हेलो वेलकम टू मिशन, कैसे हैं आप? इस पर्टिकुलर वीडियो में अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। ये सॉल्यूशंस का वन शॉट वीडियो होगा जहाँ पे हम लोग एमएसटी सीटी के पर्सपेक्टिव से जितना भी जरूरी सामान है, यानी जितनी भी जरूरत होगी सॉल्यूशंस एंड क्वालिटी में, जो एमएसटी सीटी के लिए इंपॉर्टेंट होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये वन शॉट वीडियो होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे नो नॉनसेंस, सिर्फ पढ़ाई होगी, कोई बकवास यहाँ वहाँ की बातें नहीं होगी। कम से कम टाइम में ये पूरे चैप्टर को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले सॉलिड स्टेट आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है। सॉलिड स्टेट इवन यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। आई होप आप लोगों ने उसका वन शॉट देखा होगा। एंड जैसे मैंने सॉलिड स्टेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोड करे, ऑलमोस्ट 295 क्वेश्चंस अब तक मैंने अपलोड कर दिए हैं। वहाँ पे और भी क्वेश्चंस आने वाले टाइम में, आने वाले सालों में हम लोग अपलोड करेंगे। वैसे ही हम सोल्यूशंस में भी करने वाले हैं। सोल्यूशंस के भी जितने भी क्वेश्चंस होंगे टॉपिक वाइज, हम उनको शेयर करेंगे आपके साथ। ये वन शॉट वीडियो खत्म होने के बाद आपको धीरे धीरे वो वीडियोस भी मिलना शुरू हो जाएगा ना। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो कंप्लीटली टेक्स्ट बुक रिलेटेड होगा। लाइक हम टेक्स्ट बुक को ही रेफरेंस लग के पढ़ेंगे कि टेक्स्ट बुक में से क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि हमने सॉलिड स्टेट में देखा था कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो टेक्सुअल ही होते हैं, टेक्स्ट बुक में से ही आते हैं। तो इवन सोल्यूशंस में भी टेक्स्ट बुक में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करूँ इससे पहले, अगर आपको मेरा पढ़ाया वो अच्छा लग रहा है, अगर आपको चीजें पसंद आ रही हैं, आपको अगर इससे हेल्प हो रही है, तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अब तक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर हो सके तो हाइप कर दीजिएगा। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा मैक्सिमम लोगों के साथ जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो सीरियस कंटेंट देखना चाहते हैं, जेन्युइन कंटेंट देखना चाहते हैं। एटलीस्ट उन तक इस वीडियो को पहुंचाने में मेरी हेल्प कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, चैप्टर सोल्यूशन जो स्टार्ट होता है ना, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखोगे दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो होंगे आपके पास न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूलाज हैं। ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले आता है सोल्यूशंस नॉर्मल, जहाँ पे हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशंस की, प्रेशर की, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन के बारे में। एंड बाद में हमारा जो पार्ट 2 होता है वो होता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने देखे हैं जब मैं एनालिसिस कर रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो मुझे समझ में आया ज्यादातर क्वेश्चन ना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के जो होते हैं ना, वो न्यूमेरिकल बेस होते हैं, ठीक है। दूसरा, इसमें कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस भी होते हैं। मतलब क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शन होंगे, आपको लॉजिक लगाना है कि चारों में से कौन सा क्वेश्चन। यहाँ फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते जैसे सॉलिड स्टेट में आते थे। सॉलिड स्टेट में पूछ लिया कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कौन बनाता है। तो अगर आपने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी है, टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स अगर आपने नहीं देखे हैं, जैसे वहां पे पोलोनियम लिखा हुआ था, अब जिस बच्चे ने पोलोनियम मिस कर दिया उसको नहीं पता होगा, वो फैक्चुअल क्वेश्चन होता है। सॉल्यूशंस एंड क्वालिटेटिव से दो ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, जहां पर आपको न्यूमेरिकल होगा, फॉर्मूला बाय हार्ट है तो आपको मिलेगा, फॉर्मूला बाय हार्ट नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। दूसरा, आपको लॉजिकल क्वेश्चन, वो वेपर प्रेशर के बारे में पूछ लेंगे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पूछ लेंगे, वो आपसे सॉल्यूशंस के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ा ट्विस्ट कर देंगे, थोड़ा वर्ड्स के साथ खेल लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। तो जो चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर का जो पहला पार्ट है, दैट इज योर इंट्रोडक्शन में उन्होंने आपको यही सिखाया हुआ है कि सोल्यूशन क्या होता है। तो मैंने ना यहाँ पे क्या किया ना, टेक्स्ट बुक की जो चीजें हैं उसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए खुद से भी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे खुद से बहुत सारी चीजें आप देखोगे मैंने खुद से भी लिखी हुई हैं, जिससे कि आपको वो रिवाइज करना आसान हो जाए। ये पीडीएफ जो होगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इवन अगर आप ऐप पर देख रहे हो तो ये ऐप पर भी आपको मिल जाएगी ना। सबसे पहला इंट्रोडक्शन है, सोल्यूशंस होते क्या हैं। सोल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक होता है सल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। अब सल्यूट क्या होता है? जो कम क्वांटिटी में होगा, जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन याद रखना, सल्यूट हमेशा लेस क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट हमेशा लार्ज क्वांटिटी में होता है। फिर सॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं? तो देखो, सॉल्यूशंस को क्लासिफाई करने का ना 4 मेन तरीका होता है। सबसे पहला होता है कि भाई आपने जो सल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स करा है, अगर वो एक दूसरे में घुल गया है, ठीक है, जैसे नमक और पानी घुल जाता है, आप देख के नहीं बता सकते, जैसे शक्कर और पानी घुल जाता है, तो हम लोग उसको कहते हैं होमोजीनियस, जहां पे सल्यूट और सॉल्वेंट एक ही फेज में प्रेजेंट होते हैं, सिंगल फेज में प्रेजेंट होते हैं, जैसे वाटर प्लस सॉल्ट, ठीक है। दूसरा, जैसे ऑयल एंड वाटर। अब अगर ऑयल को पानी में मिक्स करोगे ना तो आपको ऑयल अलग दिखता है, पानी अलग दिखता है, आप बता सकते हो। जैसे सैंड एंड वाटर, पानी में अगर मिट्टी है तो आप देख के बता सकते हो कि देखो ये मिट्टी है, ये पानी है ना। तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल फेज। तो अगर आपकी कोई चीज मल्टीपल फेज में है तो वो हेटेरोजीनियस, अगर सिंगल फेज में है तो वो होमोजीनियस। फिर उसके बाद में सोल्यूशन को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सल्यूट पार्टिकल। ये आप लोगों को मैंने सोल्यूशन एडजॉर्प्शन एंड कोलॉइड में भी पढ़ाया होगा। आप एडजॉर्प्शन एंड कोलॉइड देखोगे, पूरा चैप्टर जो है यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हो। वो 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर है, एडजॉर्प्शन एंड कोलॉइड। तो अगर सल्यूट के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम है, हम उसको कहते हैं ट्रू सोल्यूशन। अगर सल्यूट के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर है तो हम उसे कहते हैं कोलोइडल सोल्यूशन। और अगर 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है तो हम उसको कहते हैं सस्पेंशन। ये रेंज याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। फिर आता है कि कितने लोग प्रेजेंट है, मतलब कितना सल्यूट प्रेजेंट है। देखो, सॉल्वेंट तो हमेशा एक ही होगा, ठीक है। अब जैसे मैं नींबू पानी बना रहा हूँ तो पानी तो फिक्स हो गया, अब उसमें मैं शक्कर डालूंगा, उसमें मैं नमक डालूंगा, उसके अंदर मैं नींबू डालूंगा, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं, ठीक है। अगर मान लो सिर्फ पानी और नमक है, 2 ही लोग हैं, तो इसको हम कहेंगे बाइनरी सोल्यूशन, ठीक है। अगर 3 लोग हैं, पानी है, नमक है, शक्कर है, तो वो हो जाएगा टर्नरी सोल्यूशन। अगर 4 लोग होते तो पानी होता, नमक होता, शक्कर होती और उसके अंदर थोड़ा नींबू भी होता,
ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो क्वाटरनरी सोल्यूशन हो जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कितने लोग प्रेजेंट हैं, 2 लोग प्रेजेंट है, 3 लोग प्रेजेंट है, 4 लोग प्रेजेंट है, हम सोल्यूशन को अकॉर्डिंगली नाम देते हैं। एंड लास्ट एंड फाइनल होता है कि आपके सल्यूट और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या है। अब ये जो फिजिकल स्टेट वाला पार्ट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर एक चार्ट आपके टेक्स्ट बुक में, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वो चार्ट अगर आप देखोगे कि मान लो सल्यूट सॉलिड है, ठीक है, और सॉल्वेंट लिक्विड है, फिर सल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है। अगर सल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट अगर गैस है, तो ऐसे एग्जांपल्स बताना है। जैसे सॉलिड प्रेजेंट इन लिक्विड, तो मैं कह सकता हूँ नमक पानी में प्रेजेंट है, जैसे सी वाटर में पानी में नमक होता है, ठीक है। आपको यहाँ दिए हुए सारे एग्जाम्पल बाय हार्ट करने हैं। इन एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन बनेंगे, इसकी मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। जैसे लिक्विड प्रेजेंट इन लिक्विड, लिक्विड प्रेजेंट इन सॉलिड, लिक्विड प्रेजेंट इन गैस, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट होगा ये 5th नंबर वाला, जहां पर हम अमलगम वर्ड यूज करेंगे, अमलगम्स। तो व्हाट बेसिकली डू यू मीन बाय अमलगम्स? अमलगम्स ऑफ मर्क्यूरी विद मेटल एज मर्क्यूरी इन सिल्वर। अगर मान लो सिल्वर जो होता है उसके अंदर अगर मर्क्यूरी को ऐड कर दिया जाए, तो आपका लिक्विड कौन होगा? आपका लिक्विड होगा मर्क्यूरी, और आपका सॉलिड कौन होगा? कोई भी मेटल। तो यहाँ पर जो आपका मर्क्यूरी होगा ना, वो सल्यूट होगा, और जो मेटल होगा वो सॉल्वेंट होगा। इनको हम लोग अमलगम्स कहते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे गैस इन गैस, गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड। ये पूरा चार्ट आप बाय हार्ट करने की कोशिश करो, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहला जो पेज है आपका गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का, उस पहले पेज में आपको टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशंस क्या होते हैं, सोल्यूशन कैसे बनते हैं, सिर्फ इसके बारे में एक्सप्रेस किया हुआ है। फिर अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप आगे देखोगे जिसको कहा जाता है कैपेसिटी, जिसको कहते हैं कैपेसिटी ऑफ सोल्यूशन टू डिसॉल्व सोल्यूट। तो इसको हम लोग एक तरीके से सोल्यूबिलिटी भी कहते हैं। देखो, अगर मेरे पास एक पानी है, अगर पानी का क्वांटिटी फिक्स कर दो, जैसे 1 लीटर पानी मैंने अगर फिक्स कर दिया, तो 1 लीटर पानी में एक फिक्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट ही आप ऐड कर सकते हो। जैसे नमक ऐड करना है मुझे, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि 1 लीटर पानी के अंदर आप 2 किलो नमक, 4 किलो नमक, 10 किलो नमक डिसॉल्व कर दोगे। नहीं, एक टाइम के बाद जो नमक होगा ना, वो नीचे सेटल होना शुरू हो जाएगा, वो घुलना बंद हो जाएगा। तो किसी भी सॉल्वेंट की अपने अंदर किसी भी सल्यूट को डिसॉल्व करने की एक कैपेसिटी होती है, उसको हम लोग सल्यूबिलिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्ट है AXBY, ठीक है, ये सॉल्ट है, ठीक है, और 1 लीटर पानी में अगर मैं इसको डालूंगा तो इसका सिर्फ 10 ग्राम ही डिसॉल्व हो सकता है। तो इसकी सल्यूबिलिटी हो जाएगी 10 ग्राम पर लीटर, 10 ग्राम पर लीटर। अब मान लो अगर मैंने इसके अंदर सिर्फ 5 ग्राम ही डिसॉल्व किया है, मतलब मैं और 5 ग्राम ऐड कर सकता हूं, तो ऐसे सोल्यूशन को कहा जाता है अनसैचुरेटेड, मतलब आप इसमें और ऐड कर सकते हो। अगर इसकी सल्यूबिलिटी 10 ग्राम थी और आपने अगर 10 ग्राम ऐड कर दिया है, मतलब आपने उसकी जो कैपेसिटी थी उतना उसमें सॉल्ट डाल दिया है, तो हम इसको कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब अगर मान लो आप इसके अंदर किसी तरीके से 12 ग्राम सॉल्ट को डिसॉल्व कर देते हो, पहली बात तो 12 ग्राम डिसॉल्व सॉल्ट होगा नहीं, वहां पर सॉल्ट जो होगा वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो 10 ग्राम ही होगा। जो नीचे का बचा हुआ 2 ग्राम एक्स्ट्रा होगा वो नीचे जाकर सेटल हो जाएगा। लेकिन मान लो किसी तरीके से आपने उसको जबरदस्ती स्टरिंग करके, घुमा के, उसको कुछ तो घोल दिया, आपने एक्स्ट्रा नमक उसके अंदर डिसॉल्व कर दिया 12 ग्राम, तो अब वो अपनी लिमिट से ज्यादा उसके अंदर डिसॉल्व हो गया है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो एक तो ये चीज याद रखना, ठीक है। अब देखो कितना सोल्यूट डिसॉल्व होगा पानी में, इसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सल्यूबिलिटी। कैन यू सी दिस? आपको यहाँ पर सल्यूबिलिटी दिखाया हुआ है। उससे पहले भी अगर आप देखोगे सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स यू सोल्यूशन। क्या देता है वो? सोल्यूशन देता है। उसको डिसोल्यूशन कहते हैं, डिसॉल्व होना कहते हैं। अगर सोल्यूशन में से सल्यूट अलग हो जाता है तो उसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइजेशन। अगर मान लो कल को मैं आपको समुद्र का पानी ला के देता हूँ, ठीक है, और समुद्र के पानी में से पानी उड़ जाता है, और पानी उड़ने के बाद सिर्फ आपके पास नमक हो जाता है, नमक रह जाता है, जो सॉल्ट पेन में होता है ना, उसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और पानी में नमक को डिसॉल्व करना, उसको डिसोल्यूशन कहते हैं। अब सल्यूबिलिटी जो होती है, वो सल्यूबिलिटी 2 टाइप की होती है। देखो, मैं आपसे ये भी कह सकता था कि मान लीजिए मेरे पास ये AXBY है, मैंने कहा 10 ग्राम डिसॉल्व करता है 1 लीटर में, तो मैं कह सकता हूं कितना ग्राम डिसॉल्व करेगा 1 लीटर में, उसको हम लोग कहेंगे ग्राम सल्यूबिलिटी। क्या कहेंगे उसको? ग्राम सल्यूबिलिटी, तो ग्राम पर लीटर। अब इसको मैं कह सकता था मोलार सल्यूबिलिटी भी, मतलब कितना मोल डिसॉल्व करेगा 1 लीटर में, मोल पर लीटर, जिसको मोलार सल्यूबिलिटी कहा जाता है। अब अगर दोनों के बीच का डिफरेंस देखो तो वेट अपॉन वॉल्यूम है,
ये क्या है आपके पास, ये वेट है अपॉन ये क्या है आपके पास वॉल्यूम है, और यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या है आपके पास मोल है अपॉन वॉल्यूम है। अगर वेट को मोलार मास से डिवाइड कर दूं मैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलार वेट मल्टीप्लाइड बाय यहाँ क्या आ जाएगा वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मोलार वेट। उसमें अगर देखो तो वेट अपॉन वॉल्यूम, ये तो ग्राम सॉल्युबिलिटी हो गई आपकी, तो हम कह सकते हैं मोलार सॉल्युबिलिटी इज नथिंग बट ग्राम सॉल्युबिलिटी डिवाइडेड बाय मोलार मास। ये रिलेशन आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी दिया हुआ है और यहाँ पर भी आपको काम आएगा, इसको बाय हार्ट करके रखना। तो अगर कल को पूछा जाए कि सोल्यूशन में सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर कल को वो पूछ सकते हैं डिसोल्यूशन किसे कहते हैं, डिसोल्यूशन का मतलब होता है डिसॉल्व होना, और क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि सोल्यूशन में से उस सोल्यूट को बाहर निकालना। उल्टा, डिसॉल्व करना और सोल्यूट को बाहर निकालना इज क्रिस्टलाइजेशन, डिसॉल्व करना इज डिसोल्यूशन। यहाँ तक समझ में आया। सोल्यूबिलिटी मैंने आपको बता दी, सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इज अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में, यानी 1 लीटर में वो कितना जाएगा। अब यहाँ पर उन्होंने यूनिट क्या दिया है, मोल पर लीटर, पर सोल्यूबिलिटी ग्राम पर लीटर में भी हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक होगा जिसको कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी। भाई मेरा जो सोल्यूट है वो पानी में डिसॉल्व करेगा, पर कितना करेगा, 10 ग्राम ही क्यों कर रहा है, ये किस पे डिपेंड करेगा, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसको इफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ना अलग अलग फैक्टर होते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब जिसको आप ऐड कर रहे हो और जिसमें आप ऐड कर रहे हो उनका नेचर क्या है। देखो यूनिवर्स का रूल है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब पोलार पोलार में जाएगा, नॉन पोलार नॉन पोलार में जाएगा। अगर आपके पास कोई सोल्यूट पोलार है जैसे NaCl, क्योंकि NaCl पे +1 चार्ज होता है, Cl पे -1 चार्ज होता है, ठीक है, तो ये पानी में डिसॉल्व करना ही पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल जो होता है उसके ऊपर भी पोल्स होते हैं, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो जो पोलार मॉलिक्यूल होगा वो पोलार सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व करना पसंद करता है, और जो नॉन पोलार सॉल्वेंट होगा वो नॉन पोलार में ही डिसॉल्व करना पसंद करेगा। जैसे कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि एक एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक का है, अगर आप पूछो टेक्स्ट बुक में कहाँ दिया हुआ है तो देखो यहाँ पर आप इसको कहीं तो मैंने इसको रीड किया। देखो NaCl का एग्जांपल तो यहाँ पर है, NaCl डिसॉल्व्स इन वाटर, ये हो गया। फिर नॉन पोलर ऑर्गेनिक लाइक कोलेस्ट्रॉल डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज बेंजीन। तो जो टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स है ना उन पे जरा फोकस करने की कोशिश करना। टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो नॉन पोलर मतलब जिसमें पोल्स नहीं होते, ठीक है, उनमें पोल्स नहीं होते, वो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा। जैसे बेंजीन के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिसॉल्व होता है, ठीक है। अब बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत आपको नहीं है। तो सबसे पहला फैक्टर क्या हो गया, सबसे पहला फैक्टर हो गया नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब यहाँ देखो एक पैराग्राफ लिखा है, शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर। पर सर शुगर तो पानी में डिसॉल्व हो जाती है, शुगर के अंदर तो पोल्स नहीं होते। शुगर मॉलिक्यूल आपको पता है ना, C12H22O11, C6H12O6, C6H12O6, ये भी नॉन पोलर है। तो ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है फिर ये कैसे पानी में डिसॉल्व हो जाता है, तो उन्होंने यहाँ स्पेसिफाई करके दिया है शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर एक्सक्लेमेशन मार्क बिकॉज इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपका जो शुगर मॉलिक्यूल होता है ना, ये पैराग्राफ याद रखना बॉस, ये चीजें याद रखनी है आपको। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं टेक्स्ट बुक की लाइंस में से कि शुगर क्यों डिसॉल्व होती है जबकि वो नॉन पोलर है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि पानी के बीच में और उनके बीच में क्या बन जाता है, देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लॉजिक समझ में आया, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए वो डिसॉल्व होता है। फिर अगला फैक्टर होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। अब यहाँ ना टेम्परेचर का इफेक्ट हम लोग दो तरीके से देखेंगे। कैसे कि मान लो अगर मेरे पास एक कंटेनर होता, इसको ऊपर करता हूं जरा रुको, ठीक है, मान लो अगर मेरे पास एक कंटेनर होता और उसमें पानी होता, सबसे पहले मैं इसमें कोई सॉलिड ऐड करूंगा, सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड अगर मैं पानी में ऐड करता हूं तो उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। दूसरा, मान लीजिए अगर मेरे पास एक लिक्विड होता और अगर मुझे उसमें किसी गैस को डिसॉल्व करना है तो टेम्परेचर का गैस पर क्या असर पड़ेगा। तो हम दो चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सॉलिड के बारे में कि सॉलिड को अगर पानी में डिसॉल्व कर रहा हूं तो क्या टेम्परेचर से उसके सोल्यूबिलिटी पे कोई असर पड़ेगा क्या, टेम्परेचर कम करने ज्यादा करने से वो ज्यादा डिसॉल्व होगा क्या, और गैस के ऊपर उसका क्या फर्क पड़ेगा। तो सल्यूट जब पानी में डालते हो, स्पेसिफिकली हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ ना आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जब एक सॉलिड पानी में जाता है तो तीन तरीके के रिएक्शन दिखाता है। कौन से रिएक्शन, मान लो अगर एक सॉलिड है, अगर आपने उसको पानी में डाल दिया है तो वो हो सकता है पानी में जाने के बाद हीट प्रोड्यूस करे, पानी गर्म हो जाए,
उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हो सकता है वो सॉलिड जब पानी में जाए तो हीट एब्जॉर्ब करे, उसको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जब वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और अगर हो सकता है आपने सॉल्ट को पानी में डाला और ना तो पानी गर्म हुआ ना तो पानी ठंडा हुआ। बेस्ट एग्जांपल NaCl। आप घर में कभी पानी के अंदर नमक डालते हो तो पानी गर्म या ठंडा होता है क्या? नहीं। ये एक्सोथर्मिक का एग्जांपल बताओ सर, कंक्रीट। आप कभी प्लास्टर ऑफ पेरिस को या कंक्रीट को पानी में डालो, देखो पानी गर्म हो जाता है, तो इसका मतलब जब वो सॉलिड पानी में जा रहा है तो पानी को गर्म कर रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, वो सोल्यूशन गर्म हो जा रहा है। सर एंडोथर्मिक का कोई रिएक्शन बता दो। यूरिया, आप अगर यूरिया को या ग्लूकोज को पानी में ऐड करोगे, पानी ठंडा हो जाता है, मतलब वो क्या है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। न्यूट्रल का मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल बता दिया, NaCl। तो हमारे पास 3 टाइप के रिएक्शन है। कौन से? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और जहां पर कोई हीट पैदा नहीं होती है, ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है ना तो हीट रिलीज होती है। अब जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब जहां पर ऑलरेडी हीट निकल रही है, वहां अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो रिएक्शन नहीं होगा, वो डिसॉल्व ही नहीं होगा। देखो जहां से ऑलरेडी हीट निकल रही है, एक सॉलिड है वो पानी में जा रहा है और वो हीट पैदा कर रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखा रहा है पानी में डिसॉल्व होते समय, तुम वहां नीचे बर्नर ला के खड़ा कर रहे हो तो वो सॉल्ट डिसॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि वो खुद हीट पैदा करना चाहता है। तुम हीट मत लगाओ, मैं हीट खुद पैदा करूंगा। तो ऐसे रिएक्शन में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। तुमने अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा। अगर जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक में सॉल्ट पानी में जा रहा है, उसको डिसॉल्व होने के लिए हीट की जरूरत है, उसको हीट चाहिए, क्योंकि वो एंडोथर्मिक है, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा फिर डिसॉल्व होगा। तो ऐसे केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो सॉल्युबिलिटी का ये सीक्वेंस याद रखना है, और ये किसके लिए है? ये सॉलिड के लिए है, ठीक है। और जो न्यूट्रल होते हैं उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी गर्म हो या पानी ठंडा हो, क्योंकि वो सॉल्ट जब पानी में जाएगा ना तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा ना तो वो हीट एमिट करेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ सबसे मेन क्या है? एग्जाम्पल्स जैसे Na2SO4, CaCl2, लिथियम सल्फेट .H2O, ये सारे सॉल्ट जब पानी में डिसॉल्व होते हैं ना तो हीट पैदा करते हैं, सॉल्यूशन गर्म हो जाता है। तो इन सॉल्यूशंस को अगर पानी में डिसॉल्व करना है तो पानी को गर्म नहीं करना, पानी को ठंडा करना। पानी जितना ठंडा रहेगा ये उतना ज़्यादा डिसॉल्व होंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग पानी में जाके हीट पैदा करेंगे। तो पानी को ठंडा रखो, ये खुद आके हीट पैदा करने वाले हैं। KNO3, NaNO3, KBr, अमोनियम नाइट्रेट, ये ऐसे सॉल्ट हैं जब ये पानी में जाते हैं ना तो इनको पानी में डिसॉल्व होने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है। दे नीड हीट, उनको हीट एनर्जी चाहिए। तो ऐसे केस में ये लोग, आप जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ाओगे इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ये ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएंगे। लॉजिक समझ में आया? क्लियर? और NaBr, NaCl, KCl, ठीक है, ये ऐसे सॉल्ट होते हैं, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना टेम्परेचर बढ़ाया है या घटाया है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक देखोगे ना दोस्त, तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर इसका ग्राफ तक दिया हुआ है। ये देखो, कैन यू सी दिस? ये ग्राफ दिया हुआ है। आपको ये ग्राफ बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, इनकी एक एक लाइन ये कुछ बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ बहुत बार टेलीग्राम पे ग्रुप्स में बच्चे डिस्कस करते रहते हैं, डू वी नीड टू बाय हार्ट दिस, डू वी, नो नो नो, कोई जरूरत नहीं है। और जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं वो देखो, एग्जांपल्स यहाँ से लिए, कैन यू सी दिस? ये एग्जांपल सॉल्युबिलिटी ऑफ Na2SO4, KNO3, NaNO3, और कुछ एग्जांपल्स आप अगर देखोगे ना, यहाँ इन्होंने पैराग्राफ में दिए थे, जैसे लिथियम सल्फेट दिया हुआ था, यहाँ KCl दिया हुआ था। तो मैंने उस टेक्स्ट बुक के पैराग्राफ में से जो मेन एग्जांपल्स थे वो मैंने आपको यहाँ निकाल कर दिए, ठीक है। ये चार्ट बाय हार्ट कर लेना कि कैसे आपका एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और जहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होता उस पर कैसे टेम्परेचर इफेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ तक डन हो गया। अब यहाँ तो हमारी बात हो गई सॉलिड के बारे में कि भाई सॉलिड अगर है और अगर वो पानी में जा रहा है तो उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। व्हाट अगर गैस होता तो? अगर गैस होगा तो गैस का एक सिंपल सा रूल है, अगर एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस है, अगर आप उसे नीचे से हीट करोगे तो गैस बाहर निकल जाएगी। सिंपल। बेस्ट एग्जांपल बताऊं आपको, आप एक ग्लास लो, ग्लास के अंदर ठंडी ठंडी पेप्सी डाल दो। कभी ठंडी पेप्सी पी के देखो, कोल्ड ड्रिंक पी के देखो, तो नाक में से एफरवेसेंस आते हैं। क्यों? क्योंकि उस ठंडी पेप्सी में गैस अंदर होती है तो वो नाक में से बाहर निकलती है ना। पर अगर उसी पेप्सी को एक ग्लास में डाल के 1 घंटे के लिए रख दो और उसके बाद आप उस पेप्सी को पियो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि 1 घंटे के अंदर अंदर उसका जो गैस था वो सारा बाहर निकल गया। तो सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूं गैसेस के बारे में, तो गैसेस का सॉल्युबिलिटी बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे पैराग्राफ दिया है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर इज यूजुअली डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बस ये लाइन याद रख लेना, इससे ज्यादा आपको यहाँ पर याद रखने का जरूरत नहीं है। समझ में आया? क्लियर है? इसके बाद हम बात करेंगे प्रेशर के बारे में कि मान लो भाई टेम्परेचर तो हो गया, सॉलिड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम लोगों ने देख लिया।
गैस के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमने देख लिया। व्हाट अबाउट प्रेशर, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका एमसीक्यू आएगा सीईटी में, इस पे एमसीक्यू बनेगा सीईटी में, क्योंकि यहाँ पर हेनरीज लॉ आता है। अभी हेनरीज लॉ होता क्या है? हेनरीज लॉ का मतलब कि गैस की सल्यूबिलिटी, पहले तो मुझे बताओ क्या प्रेशर से सॉलिड की सल्यूबिलिटी पे कोई असर पड़ेगा? मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मेरे पास पानी है, मैंने उसके अंदर नमक डाल दिया और मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, तो क्या नमक ज़्यादा डिजोल्व होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड्स के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, सॉलिड्स पर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। तो हमारा जो प्रेशर का इफेक्ट है ना, वो हम सिर्फ गैसेस के लिए पढ़ते हैं। तो मान लो एक कंटेनर है, जिस कंटेनर के अंदर हमारे पास लिक्विड है और ऊपर गैस है, यहाँ पर गैस है। अगर मैं इसका प्रेशर बढ़ा दूं तो ऑब्वियस सी बात है गैस ज़्यादा अंदर डिजोल्व होगी। यही तो होता है कोल्ड ड्रिंक में, प्रेशराइज करके गैस को अंदर डालते हैं और फिर ढक्कन को बंद कर देते हैं। फिर जब आप उस बॉटल को हिलाते हो और फिर ढक्कन खोलते हो तो वो एफरवेसेंस बाहर निकल के आ जाते हैं। आपने कभी देखा होगा, ठंडी पेप्सी की बोतल को पकड़ो और आप उसको शेक करो और ढक्कन खोल दो तो सारा बबल्स, पूरा गैस फेस बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो गैस अंदर थी अब वो गैस बाहर निकल के आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत हाई प्रेशर पे उस गैस को अंदर डाला गया था। तो सिंपल सा रूल है कि सल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। आप जितना प्रेशर अप्लाई करोगे उतनी ज़्यादा गैस अंदर जाएगी। तो सल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इसको हेनरीज लॉ कहते हैं। ये हेनरीज लॉ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हेनरीज लॉ का डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओ तो यहाँ कांस्टेंट आएगा जिसको हेनरीज कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। यहाँ एस का मतलब सल्यूबिलिटी हो गया, यहाँ पी का मतलब प्रेशर हो गया। प्रेशर किस में होना चाहिए? बार में। प्रेशर शुड बी इन बार। पहली बात, प्रेशर को मेजर करने के कितने तरीके होते हैं? देखो प्रेशर जो होता है ना हमारे ऊपर, हम इंसानों के ऊपर, सर के ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है। आसमान अपने ऊपर एक प्रेशर, एयर प्रेशर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, एयर प्रेशर। ऐसा नहीं है कि हमारे सर के ऊपर प्रेशर नहीं है, हवा का दबाव है, वो प्रेशर है। तो ये जो एयर प्रेशर होता है ना, ये कितना होता है? ये होता है 1 एटमॉस्फेयर। अब 1 एटमॉस्फेयर मतलब कितना? तो 1 एटमॉस्फेयर का मतलब 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये याद रखना, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहा जाता है। इसको हम लोग कहते हैं 1.01325 बार। तो ये जो 10⁵ पास्कल है ना, इसका मतलब बार भी होता है। तो 1 एटमॉस्फेयर का मतलब होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ये भी होता है। इसका मतलब होता है 760 टॉर। तो 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज 1 टॉर, तो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज 760 टॉर। और इसका मतलब होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, ट्रस्ट मी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो चिंदी पिंदी एमसीक्यू सॉल्व करने से आपका एंट्रेंस क्लियर नहीं होगा, ठीक है। और अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ये सारे फैक्ट्स और ये सारे डाटा आपको पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, कल को कोई क्वेश्चन बन जाएगा जहाँ प्रेशर का कन्वर्जन यूनिट होगा, आप वहीं फंस जाओ, ठीक है। तो यहाँ जो प्रेशर दिया हुआ है वो किस में दिया है? बार में। और यहाँ जो सल्यूबिलिटी दी है वो किस में दी है? देखो मोल पर लीटर। अब मैं क्यों, इसीलिए मैंने मोलार सल्यूबिलिटी आपको पढ़ाई थोड़ी देर पहले। रीजन देखो, यहाँ जो सल्यूबिलिटी का यूनिट यूज किया था इन्होंने वो भी मोल पर लीटर था, और यहाँ जो सल्यूबिलिटी का यूनिट यूज किया है वो भी मोल पर लीटर है। लेकिन आयोनिक इक्विलिब्रियम में ना ग्राम पर लीटर भी यूज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्राम सल्यूबिलिटी में और मोलार सल्यूबिलिटी में ज़्यादा फर्क नहीं है। क्या फ़र्क है? सिर्फ मोलार मास का फ़र्क है। किसका फ़र्क है? मोलार मास का। तो ग्राम सल्यूबिलिटी इज ग्राम पर लीटर, मोलार सल्यूबिलिटी इज मोल पर लीटर। और दोनों के बीच में कन्वर्जन यूनिट कितने का है? दोनों के बीच में डिफरेंस है सिर्फ मोलार मास का। लॉजिक समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हेनरीज लॉ। अब यहाँ पे जो हेनरीज कांस्टेंट है इसका यूनिट पूछा जाता है बहुत बार। व्हाट इज हेनरीज कांस्टेंट का यूनिट? तो ये हो जाएगा सल्यूबिलिटी अपॉन प्रेशर। सल्यूबिलिटी किस में दी गई है? मोल पर लीटर, मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर किस में दिया हुआ है? बार में दिया हुआ है। तो आपका यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर बार। देखो यहाँ पे इन्होंने यूनिट बना के दिया है, ये यूनिट बाय हार्ट रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ ना एक एक्सेप्शनल केस है। क्या है एक्सेप्शनल केस? ये जो हेनरीज लॉ है ना कि भाई प्रेशर बढ़ेगा तो गैस अंदर जाएगी, प्रेशर बढ़ेगा तो गैस अंदर जाएगी, ये रूल सिर्फ उन्हीं गैसेस पर एप्लीकेबल होता है जो गैसेस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते। सर समझ में नहीं आया, मतलब समझाओ। ओ आइयो, भागो यहाँ से, मैं काम कर रहा हूँ। बंद कर दो दरवाजा, हाथ हटाओ, हाँ बंद कर दो, जाओ।
अब इसका एग्जाम्पल समझाओ सर। तो देखो हेनरीज लॉ किस पे काम करेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर पानी है और यहाँ पर मेरे पास कंटेनर है। अब मान लो नाइट्रोजन की गैस होती और यहाँ पर अगर मान लीजिए मेरे पास पानी होता, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो नाइट्रोजन की गैस ज़्यादा अंदर जाएगी, ठीक है, तो प्रेशर के साथ उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। ये रूल यहाँ एप्लीकेबल है। लेकिन अगर मान लो वहीं पे इस कंटेनर में नाइट्रोजन की जगह अगर मान लीजिए अमोनिया होता, NH3 अमोनिया होता, और अगर मैं यहाँ प्रेशर बढ़ाता तो पता है अमोनिया कुछ ज़्यादा ही अंदर चला जाता। क्यों? क्योंकि अमोनिया को पानी पसंद है। अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया पानी में जाके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, मतलब अमोनिया पानी के साथ प्यार करता है। तो थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा, कुछ ज़्यादा ही अमोनिया अंदर चला जाएगा, तो वहाँ हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ऐसे वो कौन सी गैसेस हैं, वो कौन सी गैसेस हैं जो हेनरीज लॉ को फॉलो नहीं करती हैं? तो वही गैसेस जो पानी के साथ रिएक्ट करती हैं, जैसे अमोनिया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत ज़्यादा पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। तो गैसेस लाइक अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड डू नॉट ओबे हेनरीज लॉ, ये एक्सेप्शनल केस याद रखना, ठीक है, अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको, डू नॉट ओबे हेनरीज लॉ। रीजन, क्योंकि वो पानी में जाके रिएक्ट करती हैं। बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैव हायर सॉल्युबिलिटी, बहुत ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है उनकी, जितनी हम उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा। यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अब हमारा टॉपिक है जिसको कहते हैं वेपर प्रेशर राउल्स लॉ। ओके, सो देखो अब हम बात करेंगे राउल्स लॉ के बारे में। ये बेसिकली राउल्स लॉ होता क्या है, इसका पूरा थियोरी आपको एंट्रेंस के लिए पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेसिकली राउल्स लॉ क्या कहता है कि मान लो अगर मेरे पास एक लिक्विड है, एक कंटेनर है जिसके अंदर दो लिक्विड है, ठीक है, मान लीजिए एक लिक्विड ए है और मान लीजिए एक लिक्विड बी है। फॉर एग्जांपल मान लो ये आपके पास पानी है और फॉर एग्जांपल मान लो ये आपके पास अल्कोहल है, इथेनॉल है, C2H5OH इथेनॉल है, ठीक है, और इनको एक कंटेनर के अंदर बंद कर दिया गया, ठीक है। तो पानी भी अपने वेपर्स प्रोड्यूस करेगा, ये पानी के वेपर्स होंगे, और अल्कोहल भी अपने वेपर्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल प्रेशर होगा, पी टोटल, वो किसकी वजह से होगा, वो अल्कोहल की वजह से भी होगा, प्रेशर बिकॉज ऑफ वाटर भी होगा और प्रेशर बिकॉज ऑफ अल्कोहल भी होगा, यानी C2H5OH की वजह से भी होगा, ठीक है। इसको कहा जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, इसको कहा जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ अल्कोहल। तो इनको हम नाम देते हैं पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। अब राउल्स लॉ यही कहता है कि अगर मुझे ये पता करना होगा कि पानी का पार्शियल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर में से पानी का प्रेशर कितना है, या टोटल प्रेशर में से अल्कोहल का प्रेशर कितना है। अब यहाँ पर वाटर एरिया लिखने की जगह मैं ए लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी, और ये पूरा इरेज कर देता हूँ ताकि हमारे लिए ए और बी का फंडा ही सिर्फ चलता रहे, ठीक है। या अगर ए और बी लिखना नहीं चाहते तो आप यहाँ 1 और 2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे इन्होंने 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 का यूज किया है। तो मान लो एक कंपोनेंट है ए 1 और एक कंपोनेंट है 2, सो 1 + 2, ये दो अलग अलग कंपोनेंट है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ 2, ये दो लोग हैं। अब कोई तो एक सॉल्वेंट होगा, कोई तो एक सॉल्यूट होगा, मेरे को उससे लेना देना नहीं है कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, दोनों वॉलेटाइल हैं, यानी दोनों वेपर प्रेशर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो राउल्स लॉ कहता है कि अगर मुझे किसी का पार्शियल प्रेशर पता करना हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना है, सो विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, यानी लिक्विड में याद रखना, लिक्विड में उसका मोल फ्रैक्शन कितना था, मल्टीप्लाइड बाय उसका ओरिजिनल वेपर प्रेशर। मतलब ओरिजिनल वेपर प्रेशर का मतलब अगर अकेला 1 होता वहां पे, ठीक है, सिर्फ ये 2 नहीं होता, सिर्फ 1 होता, ये सिर्फ 1 होता, दूसरा नहीं होता, तो जो भी वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ 1 की वजह से होगा, तो उसको हम कहते हैं ओरिजिनल वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं उसको? ओरिजिनल वेपर प्रेशर या प्योर वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, जो भी आपके पास कंपोनेंट है उसका प्योर वेपर प्रेशर कितना है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। अगर मान लो ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 लिखना होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इन लिक्विड स्टेट मल्टीप्लाइड बाय P2, यानी P02। नॉट का मतलब जब भी मैं नॉट लगाऊंगा कहीं पे ना, इसका मतलब उसका प्योर ओरिजिनल वेपर प्रेशर, अगर वो 100% सिर्फ वही रहता तो उसका वेपर प्रेशर कितना होता। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने, देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है, ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। हाउ डू यू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन? तो मोल फ्रैक्शन अगर मुझे कभी किसी का निकालना हो, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2। इसके कितने मोल्स हैं, इसके कितने मोल्स हैं, पहले वो पता करो, ठीक है। फिर उनको जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। सिमिलरली अगर मुझे मोल फ्रैक्शन 2 का निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? N2/N1 प्लस N2, ये मेरा फॉर्मूला होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज राउल्स लॉ। इसको हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखने मिलेंगे, आए हैं और आते रहेंगे हर साल,
यहाँ तक समझ में आया? अब देखो इसके बाद इन्होंने ना ये जो किया हुआ है, ये जो डेरिवेशन पूरा किया हुआ है, अपने को इसकी जरूरत नहीं है एंट्रेंस में। अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूले पता होना चाहिए कि किसी का भी वेपर प्रेशर अगर मुझे निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यहां से एक चीज समझ में आई, जैसे जैसे इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे इसका पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा। जैसे जैसे इसका मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका पार्शियल प्रेशर, जैसे जैसे इसका परसेंटेज बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर फेज में उसका कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। यहां तक समझ में आया? अगला हमारा टॉपिक होता है कि ये देखो यहाँ पे इन्होंने जितना ये सब चीजें दी हुई है ना, ये करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है कि ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, हाउ डू यू प्लॉट द ग्राफ। ये वाला जो ग्राफ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। देखो राउल्स लॉ का ग्राफ अगर मुझे प्लॉट करना हो तो ये ना इस तरीके का ड्यूअल ग्राफ होता है। ऐसा होता है ड्यूअल ग्राफ, मतलब यहाँ पर ना ऐसे करते हैं, ये पहले एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 को प्लॉट कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, मोल फ्रैक्शन 1 0, मोल फ्रैक्शन 1 मान लीजिए 0.5 हो जाता है, मोल फ्रैक्शन मतलब मान लीजिए 1 हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से, या इसको हम उल्टा करते हैं, हम उल्टा लिखते हैं। यहाँ जब मैं लिखूंगा ना तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इज 1, मतलब 100% ए प्रेजेंट है उस कंटेनर के अंदर, कोई दूसरा प्रेजेंट नहीं है। समझ में आया यहाँ तक? जैसे जैसे इसका मोल फ्रैक्शन घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, मोल फ्रैक्शन इसका 0 हो जाएगा। तो जब वो 100% प्रेजेंट होगा तो उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, हम उसको लिखेंगे P0 और जैसे जैसे उसका परसेंटेज कम होता जाएगा उसका वेपर प्रेशर भी कम होता जाएगा, और जब उसका परसेंटेज 0 हो जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर भी 0 हो जाएगा। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 इंडिकेट कर रहा है। समझ में आया? अब दूसरा ग्राफ, इसी में हम दूसरा ग्राफ प्लॉट करते हैं। कैसे? मान लीजिए अब यहाँ जो मैं लाइन प्लॉट कर रहा हूं ये इंडिकेट करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ 2। तो जब x का वैल्यू 0 होगा तो पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 100% होगा। देखो कोई तो एक कंपोनेंट होगा ना कंटेनर के अंदर, अगर मान लो ये 0% है तो ये 100% है, अगर मान लीजिए ये वाला 0% है तो ये 100% है, दोनों में से कोई तो एक 100% होगा, कंटेनर खाली तो रह नहीं सकता। यहाँ तक लॉजिक समझ में आया? तो जैसे जैसे अब इसका मोल फ्रैक्शन मान लो 1 है, जैसे जैसे इसका मोल फ्रैक्शन कम होने लगेगा, इस ग्राफ को उल्टा रीड करते हैं, जब हम इस पॉइंट से दूर जा रहे हैं मतलब उसका परसेंटेज कम हो रहा है, और हम किसकी तरफ जा रहे हैं, हम ए की तरफ 1 की तरफ जा रहे हैं, मतलब उसका परसेंटेज बढ़ रहा है। तो अगर मान लो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 का 1 था, मतलब 100% 2 प्रेजेंट है, तो उसका वेपर प्रेशर कुछ तो हुआ होगा ना। मान लीजिए उसका वेपर प्रेशर ये था, तो ये हो जाएगा P0 जैसे जैसे उसका परसेंटेज कम होने लगेगा उसका मोल पार्शियल प्रेशर भी कम होने लगेगा और ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफ बनाया जाता है। फिर यहाँ पर एक लाइन आती है जिस लाइन को हम यहाँ प्लॉट करते हैं। ये देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन यहाँ, ये क्या लाइन इंडिकेट करती है? ये लाइन इंडिकेट करती है टोटल प्रेशर, P टोटल। व्हाट इज P टोटल? पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ 2, ये याद रखना। तो ये ग्राफ में मेन चीजें क्या याद रखनी है कि लाइन कैसे होती है। आप जब यहाँ आगे जा रहे हो तो ये इसका पार्शियल प्रेशर भी कम होते जा रहा है क्योंकि आप x2 से दूर चलते जा रहे हो, और यहाँ पर जब इस तरफ जा रहे हो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 कमजोर होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, क्योंकि आप x1 से दूर चले जा रहे हो। यहाँ तक समझ में आया? तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब इस ग्राफ में 3 तरीके के ग्राफ बन सकते हैं। कैसे 3 तरीके के? पहला ग्राफ आपको ये दिखाई दे रहा है, अभी ये टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है पर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि PYQs में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर ये पॉइंट नीचे है और ये पॉइंट ऊपर है, इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये जो सेकंड वाला कंपोनेंट जो प्रेजेंट है वो लेस वॉलेटाइल है। क्या है वो? लेस वॉलेटाइल है, क्योंकि उसका पार्शियल प्रेशर कम है। वो 100% प्रेजेंट है फिर भी उसका प्रेशर कम है, ये 100% प्रेजेंट है फिर भी उसका परसेंट ज्यादा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये मोर वॉलेटाइल हो गया, मतलब ये ज्यादा वेपर प्रोड्यूस करता है। अगर ग्राफ ऐसा आ जाता तो, मान लो अगर ग्राफ ऐसा आ जाता तो, दोनों का सेम लेवल पे ग्राफ आ जाता, तो इस तरीके का ग्राफ अगर आ जाता तो आपके पास, इसका मतलब जब 100% ए प्रेजेंट होगा, 100% 1 प्रेजेंट होगा, और जब 100% 2 प्रेजेंट होगा, 2 और 1 अगर मान लो 100% प्रेजेंट है अलग अलग कंटेनर में, तो दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम है, मतलब दोनों इक्वली वॉलेटाइल है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। तो सिंपल रूल क्या याद रखोगे आप? जिसका ये पॉइंट ऊपर होता है, जिसका ये पॉइंट ऊपर होता है वो ज्यादा वॉलेटाइल होता है, जिसका ये पॉइंट नीचे होता है वो लेस वॉलेटाइल होता है। यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आइडियल सोल्यूशन। देखो व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल सोल्यूशन? अभी आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है मैंने यहाँ पे सब लिख के रखा हुआ है, बट आइडियल सोल्यूशन क्या होता है इसको इरेज कर दूं मैं यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखो, जब भी हम कोई सोल्यूशन बनाते हैं, मान लो मेरे पास एक ए है और एक ए है, ये एक लिक्विड है, मेरे पास एक बी है और मेरे पास एक बी है, ये दूसरा लिक्विड है। हम इन दोनों लिक्विड को मिक्स करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है ना 3 पॉसिबिलिटी बनती है, ध्यान से सुनना। मान लो एक लिक्विड ए बॉन्ड ए था और एक लिक्विड बी बॉन्ड बी था। ठीक है, जब दोनों को मिक्स किया
तो ए और ए के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, बी और बी के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उतना ही अगर ए और बी के बीच में भी बन जाए, मतलब ए और बी एक दूसरे को उतना ही अट्रैक्ट कर रहे हैं जितना ए को कर रहा है, बी को कर रहा है, तो ऐसे सोल्यूशन को कहा जाता है आइडियल सोल्यूशन। क्या कहा जाता है? आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? देखो, आइडियल सोल्यूशन की प्रॉब्लम क्या है? दोनों एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे हैं, ना ही दोनों एक दूसरे को हद से ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा जो सोल्यूशन होगा ना, मान लो अगर इसका आपने 5 ml ऐड किया और इसका आपने अगर मान लो 5 ml ऐड किया, तो ऐड करने से पहले कितना वॉल्यूम था टोटल? 10 ml। ऐड करने के बाद भी 10 ml ही मिलेगा। मतलब जब दोनों को मिक्स करोगे तो डेल्टा वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग होती है वो 0 के बराबर होगी। 0 के बराबर होगी मतलब सर समझ में नहीं आया। मतलब मिक्स करने से पहले उनकी जो वॉल्यूम थी और मिक्स करने के बाद उनकी जो वॉल्यूम थी उसमें कोई चेंज नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात, जब इन दोनों सोल्यूशन को मिक्स करोगे ना तो कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, यानी डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जो होता है, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, उसका वैल्यू भी 0 होता है। ये याद रखना। देखो यहाँ पर इन्होंने डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग दिया हुआ है। अब इसके एग्जांपल्स याद रखने हैं आपको। वो कौन से एग्जांपल्स होते हैं? तो यहाँ पर है ना, इन्होंने एग्जांपल दिए बेंजीन प्लस टोल्यूइन। ये एग्जांपल रट्टा मार के बाहर कर लेना, आइडियल सोल्यूशन कहलाता है। अब मान लो दूसरी सिचुएशन ड्रॉ करते हैं कि एक तरफ आपके पास ए था, एक तरफ आपके पास ए था, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एक तरफ आपके पास बी था, एक तरफ आपके पास बी था, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ए जितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ए को अट्रैक्ट कर रहा है, उससे कहीं ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो बी को अट्रैक्ट कर रहा है, उससे कहीं ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो बी को अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों लिक्विड एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, एक दूसरे को उड़ने नहीं देंगे, एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे। तो ऐसा सोल्यूशन जो होता है ना, उसको कहा जाता है नॉन आइडियल, और ये दिखाता है नेगेटिव डेविएशन। क्या दिखाता है? नेगेटिव डेविएशन। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? अब यहाँ क्या होगा, मान लो इसका मैंने 5 ml ऐड किया, इसका मैंने अगर 5 ml ऐड किया, ऐड करने से पहले का वॉल्यूम कितना है? 10 ml। पर जब दोनों को मिक्स कर दोगे ना, तो जो वॉल्यूम आनी चाहिए वो 10 ml आनी चाहिए थी ना, नहीं आएगी, वो वॉल्यूम कम हो जाएगी। मतलब यहाँ पर जो डेल्टा वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है वो इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब कुछ तो वॉल्यूम में चाहिए। ऐसा क्यों होगा सर? 5 ml तो 10 ml होना चाहिए ना। हाँ, होना चाहिए, पर जब दोनों को मिक्स करोगे ना तो वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़ लेंगे, तो जो टोटल वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी। 5 और 5 10 ml होनी चाहिए थी, पर ऐसा होगा नहीं, वो 10 से कम हो जाएगी। समझ में आया यहाँ पे? और यहाँ पर जब सिंस यहाँ बॉन्ड बन रहे हैं, देखो कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनी है, तो यहाँ एनर्जी रिलीज होगी। सिंस यहाँ एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग हमेशा क्या होगा? यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ठीक है, एनर्जी नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? नेगेटिव का मतलब एनर्जी रिलीज होगी, यानी ये जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा? वो एक्सोथर्मिक होगा, एनर्जी रिलीज होगी। अब तीसरी कैटेगरी क्या आती है कि मान लो एक तरफ आपके पास ए है, एक तरफ आपके पास ए है, एक तरफ आपके पास बी है, एक तरफ आपके पास बी है। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, उल्टा यहाँ क्या हो जाता है? ये एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। दे स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, दे रिपेल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि क्या हो जा रहा है? रिपल्शन क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा था? यहाँ पर अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा था। अब यहाँ क्या होगा? अगर आप इसका 5 ml लोगे, तो होगा क्या? दोनों को मिक्स करोगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर डेल्टा वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जो होगी वो 0 नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले की वॉल्यूम और बाद की वॉल्यूम सेम रहेगी, उल्टा वॉल्यूम बढ़ जाएगी। दूसरी बात, यहाँ पर डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होगा? सिंस ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो दूर जा रहे हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। देखो, जब भी लोग करीब आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, जब दूर जाते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ पर डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? एंडोथर्मिक। लॉजिक समझ में आया क्या? अच्छा, ये तो बात हो गई इनके बिहेवियर के बारे में। तो आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? एकदम आइडियल, ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है। जितना अट्रैक्शन है उतना ही रिपल्शन है, सब एक दूसरे को प्यार से शांतिपूर्वक रह रहे हैं। यहाँ पर हद से ज्यादा अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, यहाँ पर हद से ज्यादा रिपल्शन है। दे आर ट्राइंग टू रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। लॉजिक समझ में? ये कंडीशन बाय हार्ट कर लेना, ये चार्ट बाय हार्ट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, मैंने यहाँ पे ना लिखा हुआ, जैसे ये देखो नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। नॉन आइडियल सोल्यूशन का इन्होंने ग्राफ, पॉजिटिव डेविएशन, कैन यू सी दिस? पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होगा? आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? बेंजीन प्लस टोल्यूइन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या? मैंने दिखाया ना, अगर ये नेगेटिव डेविएशन है क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाती है, नेगेटिव डेविएशन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव डेविएशन। क्यों? क्योंकि यहाँ वॉल्यूम बढ़ जाती है। दोनों को ऐड करो, जैसे ऑयल एंड वाटर एक दूसरे को पसंद नहीं करते। पानी के अंदर तेल को डाल दो तो 5 ml पानी, 5 ml तेल लो और ऐड करो, तो अपने को लगता है 10 ml का सोल्यूशन बनेगा। नहीं, 10 से ज्यादा बनता है। क्यों? क्योंकि दे आर ट्राइंग टू रिपेल ईच अदर।
सिमिलरली अगर आप मान लो पानी के अंदर एक ऐसी चीज डालते हो जो पानी से प्यार करती है, तो 5+5 कितना होना चाहिए, 10 ml होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, वो 10 ml से कम हो जाएगा, क्योंकि पानी और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो यहाँ जो एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं ना, ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल सोल्यूशन का एक ही एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक में, बेंजीन प्लस टोल्यूइन, याद रख लेना। पॉजिटिव डेविएशन मतलब दे आर रिपेलिंग ईच अदर, कौन होगा, इथेनॉल प्लस एसीटोन और CH2 प्लस एसीटोन। तो ये एसीटोन हमारा यहाँ पर कॉमन है, जिससे पॉजिटिव डेविएशन समझ में आएगा। नेगेटिव डेविएशन मतलब अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे फिनॉल और एनिलीन को एक दूसरे के अंदर डाल दो। अब क्यों होता है ऐसा, मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, फिनॉल का स्ट्रक्चर होता है OH, और एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, NH2, और यहाँ पर हो जाता है ये, तो यहाँ ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। कैन यू सी, नाइट्रोजन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में, दे अट्रैक्ट ईच अदर, इसीलिए नेगेटिव डेविएशन आता है। तो नेगेटिव डेविएशन से होगा क्या, एनिलीन फिनॉल को उड़ने नहीं देगा और फिनॉल एनिलीन को उड़ने नहीं देगा, एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, तो हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन। समझ में आया। तो कैन यू सी दिस, ये सोल्यूशन का इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल दिया, मैंने लिख दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इनका ग्राफ, इनका ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बात बताओ, आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ क्या था। सर आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ ऐसा था, मान लो अगर दो कंपोनेंट हैं एक साथ, तो जैसे जैसे इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ 2, जैसे जैसे इसका मोल फ्रैक्शन कम होगा, इसका वेपर प्रेशर भी कम होते जाएगा। और मान लो अगर इसका मोल फ्रैक्शन कम होगा तो इसका वेपर प्रेशर भी कम होगा, और ये हो जाएगा आपका टोटल वेपर प्रेशर। दिस इज योर P टोटल। ये क्या था, P0 ऑफ 2, ये क्या था, P0 ऑफ 1। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 आएगा। अब नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या, वो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उनका वेपर प्रेशर इतना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, वो वेपर प्रेशर वैसा नहीं होगा। तो आइडियल सोल्यूशन जो होते हैं ना, वो राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे। आप मुझे बता दो 1 का मोल फ्रैक्शन कितना है, मैं बता दूंगा उसका वेपर प्रेशर कितना है। आप मुझे बता दो 2 का मोल फ्रैक्शन कितना है, मैं बता दूंगा उसका वेपर प्रेशर कितना है। लेकिन यहाँ क्या होगा, सिंस दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, तो हम जितनी उम्मीद कर रहे थे इतना वेपर प्रेशर होना चाहिए, वेपर प्रेशर उससे कम हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ आएगा, इसका ग्राफ अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, सेम ग्राफ ले रहा हूँ, ठीक है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा ग्राफ होना चाहिए था, ऐसा ग्राफ होना चाहिए था, लेकिन ऐसा ग्राफ होगा नहीं। इसका वेपर प्रेशर उम्मीद से कम हो जाएगा, देखो नेगेटिव नीचे चला गया। इसका वेपर प्रेशर उम्मीद से कम हो जाएगा, देखो वेपर, और टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो भी तो कम हो जाएगा ना। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ये लाइन पे आना चाहिए, लेकिन वेपर प्रेशर जो टोटल होगा वो भी कम होता चला जाएगा, ये देखो कम होता चला जाएगा इस तरीके से। तो ये ग्राफ याद रखना, जब भी आपको लाइन से नीचे दिखेगा तो वो नेगेटिव डेविएशन है। देखो यहाँ पे आपको नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ दिखेगा, कैन यू सी दिस, ये नीचे हो गया, ये नीचे हो गया, ये नीचे हो गया, दिस इज नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, अब पॉजिटिव डेविएशन आप समझ जाओ। पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर उम्मीद से ज्यादा होगा, तो ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ था। तो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ कैसे निकल के आएगा, पॉजिटिव डेविएशन में जो ग्राफ होगा सिमिलर टू दिस होगा, लेकिन उम्मीद से ज्यादा होगा। सो अगर ये आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ है, ये आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ है, तो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ क्या होगा, उम्मीद से ज्यादा निकलेगा। अब यार देखो, अगर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन सुनने का इंटरेस्ट है, शौक है आपको कि कैसे हुआ, क्योंकि सिर्फ इतना नहीं है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत प्यारे अच्छा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है मेरे आगाज बैच में, जो मेरा MST CT का कोर्स होता है, जो मैं लॉन्ग बैच होता है, जो मैं हर साल लॉन्च करता हूँ, ठीक है। उसमें मैंने पूरा सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव का एक एक पार्ट डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आने वाली जनरेशन जो आपकी होगी, जो अपकमिंग स्टूडेंट्स होंगे, प्लीज़ उनको बताइएगा कि क्रैश कोर्स में तो चीज़ें हम चलो खैर ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम उतना नहीं होता, पर जो मेरा लॉन्ग बैच होता है वहाँ पे मैं जो क्वालिटी देता हूँ, जो क्वालिटी कंटेंट मैंने दिया हुआ है, आप जाके चेक करना, आपको बहुत मजा आएगा ये सोल्यूशन पढ़ने में, सोल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव। इवन मैं उसमें बहुत कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ, जो अगर बच्चा मान लो सिर्फ CET नहीं, जो JEE वाला बच्चा भी होगा, अगर वो JEE भी देना चाहता है या नीट भी देना चाहता है, तो उसको सिर्फ मेरे इस कोर्सेज से सिर्फ CET में फ़ायदा नहीं होगा, उसको JEE नीट में भी फ़ायदा होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि मेरे जितने बच्चे आगाज बैच में, आप कभी उनसे रिव्यू लेना, मैं कभी उनके रिव्यूज़ पोस्ट करूंगा लास्ट में, जब मेरा बैच खत्म हो जाएगा, तब उनसे पूछना कि मेरे जो कंटेंट था, जो मैंने पढ़ाया था, वो सिर्फ MST CT के लिए नहीं था आगाज बैच में, वो CT तो कवर हो ही रहा था, उसमें उल्टा मैं थोड़ा सा 5-10% एक्स्ट्रा मसाला ऐड कर देता हूँ। आपको देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके एटॉमिक स्ट्रक्चर को चेक करो, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम को। मैंने जिस लेवल पे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम पढ़ाया हुआ है ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ MST CT कैटेगरी में ऐसा कोई नहीं पढ़ाता होगा इतने डिटेल में, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूलेज थे, मैंने एक एक चीज़ का डेरिवेशन समझाया है, कहाँ से आया कैसे। आई नो उसकी ज़रूरत नहीं होती है CET में, लेकिन समझने के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे अगर मुझे रट्टा मारना होगा तो ये चीज़ इनफ है CET के लिए, इतना इनफ है CET के लिए, बस मुझे पता होना चाहिए आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ कैसा होता है, उसका वॉल्यूम और डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग का क्या रिलेशन है, और उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी और कैसे होती है,
ठीक है, दैट्स इट, इतना ही आता है सीटी में। लेकिन जेई नीट में थोड़ा इससे एक्स्ट्रा आता है, तो वो मैं मेरे आगाज बैचेस में करवाता रहता हूँ। अगर आप कभी जाके देखोगे मेरे आगाज बैच में बहुत सारा डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो ये आपको पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन याद रखना है। अब एक सबसे बड़ी चीज याद रखना, आइडियल सोल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करता है, तभी तो उसका ग्राफ एकदम परफेक्ट आया ना, जैसे राउल्स लॉ में होना चाहिए। समझ में आया? जो नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन वाले ग्राफ होते हैं वो हमेशा या तो ऊपर होंगे या तो नीचे, उम्मीद से ज्यादा या तो उम्मीद से कम होंगे। और एग्जांपल्स बाय हार्ट कर लेना, ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है जिसको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो, सबसे पहली बात ये माइंड में याद रख लेना, क्योंकि यहां से बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बनते हैं। जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सबसे पहली बात तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो सल्यूट ऐड करने के बाद बदल जाती है। मान लो एक सोल्यूशन, एक एग्जांपल के तौर पे मान लो अगर मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें पानी रखा हुआ है, सिर्फ पानी है। ये पानी जो होगा ना वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री होता है। अब इसमें नमक डाल दो, अब ये पानी 100 डिग्री पे बॉईल नहीं होगा, वो 100 से ज्यादा पे बॉईल होगा। तो इसको हम कहेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बॉइलिंग पॉइंट कौन सी प्रॉपर्टी हो गया? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली जो पानी होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज, बर्फ बन जाता है। अब इसमें नमक डाल दो, ऐड कर दो नमक, तो जैसे ही इसमें नमक ऐड करोगे अब वो 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होगा, वो 0 से कम पे फ्रीज होगा। तो ऐसी वो प्रॉपर्टीज जो सल्यूट के ऐड करने पर बदल जाएं, हम उनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में 4 है। कौन सी? वेपर प्रेशर लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हमको डिटेल में पढ़ना है। अब सवाल ये उठता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, पर हम जो सल्यूट ऐड कर रहे हैं वो 2 टाइप के होते हैं। जैसे अगर आपसे कहता हूं मेरे पास पानी है, इस कंटेनर के अंदर प्योर वाटर है, अब जो मैं सल्यूट ऐड करूंगा ना वो 2 टाइप का होता है। हो सकता है मैं इसके अंदर नमक ऐड कर दूं, या हो सकता है मैं इसके अंदर C6H12O6 ऐड कर दूं, जिसको हम लोग शुगर कहते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो नमक होगा ना इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और शुगर को हम लोग कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, जैसे बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, कितना ज्यादा होगा, 100 नहीं होगा तो 100 से कितना ज्यादा होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, याद रखना, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगी, ये जितनी भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स। आपके सल्यूट के पार्टिकल्स कितने हैं उस पर डिपेंड करती है। और यही रीजन होता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते समय हम अलग अलग पढ़ते हैं। क्यों अलग अलग पढ़ते हैं? देखो मैंने क्या कहा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? सल्यूट के पार्टिकल्स पे। तो कल को अगर आप NaCl डालोगे तो आपको ऐसा लगेगा मैंने तो एक ही NaCl डाला, लेकिन NaCl पानी में जाने के बाद 2 आयंस बना लेता है। कौन से? वो Na+ बना लेता है और Cl- बना लेता है। तो NaCl जब पानी में जाएगा तो हमको लगता है मैंने तो एक ही NaCl डाला, लेकिन वो अंदर जाके 2 पार्टिकल बना लेता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डबल हो जाएगी, क्योंकि मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता है किसको डाला है। अब ग्लूकोज की प्रॉब्लम क्या है? ग्लूकोज पानी में जाता है ना तो डिसोसिएट नहीं होता है, ग्लूकोज ही रहता है। तो उसका एक पार्टिकल डालोगे तो वो एक ही पार्टिकल रहेगा, 4 पार्टिकल डालोगे तो 4 पार्टिकल ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल को अगर आप AlCl3 डालते हो पानी में, AlCl3 पानी में डालोगे तो ये क्या करेगा, ये एक एल्यूमिनियम बना लेगा, Al+3, और 3 Cl- बना देगा। तो तुमने तो एक एल्यूमिनियम क्लोराइड डाला और तुम सोचोगे अरे मैंने तो एक ही एल्यूमिनियम क्लोराइड डाला था और बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ना चाहिए था, कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। क्यों बढ़ गया ज्यादा? रीजन क्या था? तुमने एक डाला था ना, पर अंदर जाके वो 4 आयंस में कन्वर्ट हो गया है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 गुना बढ़ेगी। लॉजिक समझ में आया? अब ये हमको आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट की कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट की? मुझे लगता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट की। क्यों? क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट पानी में जाने के बाद टूटता नहीं है, वो जितना डालोगे उतना ही रहता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का प्रॉब्लम है, पानी में 5 मॉलिक्यूल डालोगे, 1 मॉलिक्यूल डालोगे, अंदर जाके हो सकता है 3 बना ले, हो सकता है 4 बना ले, डिपेंडिंग अपॉन वो कितना टूटता है और कैसे टूटता है। समझ में आया? तो सबसे पहले हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, और वो किसकी पढ़ने वाले हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट की। यही रीजन है कि अगर आप देखोगे इन्होंने सबसे पहले नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताया, और उसमें भी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? वेपर प्रेशर का लोवरिंग।
तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, हर एक सॉल्वेंट का अपना वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मेरे पास पानी है। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, वरना मैं चाहूँ तो ये वन शॉट वीडियो में आधे घंटे में 1 घंटे में भी खत्म कर सकता हूँ। फॉर्मूलाज ही तो बताना है सारा, पर थोड़ा मैंने कहा ना इस पे लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन ऐसा गूगली बना दे और आप वहां फंस जाओगे, ठीक है। आई नो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है सीईटी में, पर क्यों तुक्काबाजी करना जब हम राइट आंसर निकाल सकते हैं। तो मान लो यहाँ प्योर वाटर था, तो प्योर वाटर के मॉलिक्यूल होंगे सरफेस पे, ये सरफेस पे सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो अपना वेपर बनाएंगे, तो ये पानी का वेपर प्रेशर होगा। तो पानी का वेपर प्रेशर जो होगा उसको हम लोग पी नॉट लिखेंगे। पी नॉट का मतलब क्या होता है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अच्छा एक बड़ी बात हमेशा और याद रखना, जब भी हम सॉल्वेंट लिखेंगे तो हम वहां पर 1 लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ स्टेटमेंट दे देता हूँ, जब भी हम कहीं पर सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे तो हम हमेशा वहां पर 1 लिखेंगे, और जब भी हम सल्यूट की बात करेंगे तो हम हमेशा वहां पर 2 लिखेंगे। अब सल्यूट का वेट, मोलार वेट, कुछ भी कोई भी चीज जब हम सल्यूट के बारे में बताएंगे ना तो वहाँ 2 लिखेंगे, और जब भी हम सॉल्वेंट के बारे में बताएंगे तो हम वहां पर 1 लिखेंगे। तो इमेजिन करो यहाँ सिर्फ पानी था और तो सिर्फ पानी का वेपर प्रेशर है, तो पी नॉट 1। अब एक काम करते हैं, इस पानी के अंदर हम थोड़ा सा शुगर डाल देते हैं, थोड़ा सा शुगर ऐड कर देते हैं। तो मान लो ये कंटेनर है, इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स थे। अब पानी के मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही होंगे, ये देखो ये पानी के मॉलिक्यूल्स तो रहेंगे, लेकिन अब शुगर के मॉलिक्यूल भी तो आ जाएंगे ना सरफेस पे शुगर के मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे। तो अब मुझे बताओ, क्या पानी उतना उड़ पाएगा जितना वो पहले उड़ रहा था? नहीं। क्यों? क्योंकि सरफेस के ऊपर अब सिर्फ पानी नहीं है, अब पानी के साथ साथ शुगर भी है। तो आपके पास पानी तो था ही था, पर उसके साथ साथ आपके पास शुगर भी आ गई है। अब शुगर तो उड़ती नहीं है, शुगर तो क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल है, वो शुगर थोड़ी ना उड़ के ऊपर जाएगी, तो सिर्फ पानी उड़ेगा। लेकिन पानी का अब जो वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। तो अब हमको यहाँ लिखना पड़ेगा पी टोटल, पी टोटल या सिर्फ पी एस। इसका मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि अब ये सॉल्यूशन बन गया है, अब ये सिर्फ सॉल्वेंट नहीं रहा है, इसके अंदर ग्लूकोज भी, शुगर भी आ गया है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बन गया। अब मुझे बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो कम होगा कि नहीं होगा? हाँ ऑब्वियसली कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि सल्यूट आ गया है। तो सल्यूट ने क्या किया? सल्यूट ने पानी को उड़ने से रोका। तो एक स्टेटमेंट मैं यहाँ दे रहा हूं, उसको हमेशा याद रखना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जो भी आपके पास सॉल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा। यहां तक लॉजिक समझ में आया? अब यहीं पे आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या? अगर आप लोगों ने थोड़ा सा थ्योरी कहीं कभी पढ़ा होगा, अगर मुझे कभी भी यहां देखूं तो वेपर प्रेशर कम हो गया है, कितने से कम हुआ है, हम उसको लिखेंगे डेल्टा पी। इस डेल्टा पी को हम लोग कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं इसको? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हाउ डू यू राइट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? कैसे लिखोगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को? तो सर पहले कितना था वेपर प्रेशर? पहले का वेपर प्रेशर था P01। अब कितना वेपर प्रेशर हो गया? अब हो गया है सिर्फ P लिखूंगा। मैंने कहा ना P भी लिख सकते हो, P टोटल लिख सकते हो, PS लिख सकते हो, तीनों में से कोई भी टर्म यूज कर सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बताने के लिए, क्योंकि अब ये सोल्यूशन बन गया है। समझ में आया? तो मैं P01 भी हटा देता हूँ। 1 क्यों हटा देता हूँ? क्योंकि जब मुझे पता है जब भी मैं नॉट लगाऊंगा उसका मतलब प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ, और जब मैं सिर्फ P लिखूंगा इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन की। अब आपकी बुक में देखो P01, P1 ऐसे P टोटल लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो, P01 लिख सकते हो, यहाँ पर P टोटल लिख सकते हो। P टोटल मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। लॉजिक समझ में आया यहाँ तक? तो इसको कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब यहाँ एक टर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं डेल्टा P डिवाइडेड बाय P01। इसको कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहा जाता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये ना यहाँ से सिर्फ फॉर्मूले बाय हार्ट करना है, सिर्फ फॉर्मूले। यू डोंट हैव टू बाय हार्ट एनीथिंग, ना डेरिवेशन बाय हार्ट करना है, ना कुछ चीज बाय हार्ट करनी है। आपको सिर्फ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या है रिलेटिव लोअरिंग का वेपर प्रेशर का फॉर्मूला? डेल्टा P डिवाइडेड बाय P01 दैट इज इक्वल टू P01 माइनस P टोटल डिवाइडेड बाय P01 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। भाई सल्यूट कितना ऐड, आप जितना ज्यादा सल्यूट ऐड करोगे वेपर प्रेशर उतना कम होता जाएगा।
जितना ज्यादा सल्यूट ऐड करोगे वेपर प्रेशर उतना कम होता जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। जितना सल्यूट ऐड करोगे वेपर प्रेशर उतना कम होता जाएगा। अब हाउ डू यू राइट मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट का फॉर्मूला होता है N2 अपॉन N2 प्लस N1, यानी सल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ ना एक टेक अवे पॉइंट है, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं किसी भी सोल्यूशन के लिए, लेकिन अगर सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट होगा, बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, क्योंकि हमारी जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ डाइल्यूट सोल्यूशंस के लिए होती हैं। तो अगर सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, मैं यहाँ लिख रहा हूं फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, मुझे पता है जो सल्यूट होता है वो बहुत कम होता है और सॉल्वेंट ज्यादा होता है। ये क्या है? ये सॉल्वेंट है। ये कौन है? ये सल्यूट है। तो मेरा जो फॉर्मूला बना डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वन दैट इज इक्वल टू पी नॉट वन माइनस पी टोटल डिवाइडेड बाय पी नॉट वन इज इक्वल टू, अब देखो इसमें N2 अपॉन N2 प्लस N1 था, पर N2 का वैल्यू बहुत कम होता है, वेरी लेस, वेरी लेस, तो इसको इग्नोर करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा N2 अपॉन N1। अब हाउ डू यू राइट नंबर ऑफ मोल्स? N2, 2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, N मतलब सॉल्वेंट, तो ये N2 कैसे लिखोगे? वेट अपॉन मोलार वेट मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको कैसे लिखोगे? वेट अपॉन मोलार वेट ना। तो अगर आपको चाहिए तो मैं इसको ऐसे रीअरेंज कर देता हूँ, ये हो जाएगा W2 अपॉन M2 और ये हो जाएगा W1 अपॉन M1। W मतलब वेट, M मतलब मोलार वेट, M मतलब मोलारिटी नहीं है, मोलार वेट, वेट अपॉन मोलार वेट, वेट अपॉन मोलार वेट। अब ये वेट किसका है? सल्यूट का। ये मोलार वेट किसका है? सल्यूट का। ये वेट किसका है? सॉल्वेंट का। ये मोलार वेट किसका है? सॉल्वेंट का। इसको रीअरेंज करोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? W2 अपॉन M2, ये M ऊपर चला जाएगा, M1 अपॉन W1। तो फाइनल फॉर्मूला लिख रहा हूं, डेल्टा P अपॉन P नॉट वन इज इक्वल टू P नॉट वन माइनस P टोटल अपॉन P नॉट वन इज इक्वल टू WM अपॉन MW टू 1 टू 1। ये फॉर्मूला रट्टा मार लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनेंगे, देखो आपके टेक्स्ट बुक में फाइनली लास्ट में ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। यहाँ तक समझ में आया? तो आपको यही याद रखना। अब एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन बताता हूँ जो बच्चे भूल जाते हैं। अगर कल को कोई पूछे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सिर्फ डेल्टा पी होता है। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है ना, ये आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दिस इज योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, याद रखना। समझ में आया? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। इस पे एक क्वेश्चन बना था, मुझे किसी स्टूडेंट ने भेजा था और बोल रहा था सर, अरे सर मैंने गलत कैसे टिक मार्क कर दिया। मैंने बोला भाई तूने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे टिक मार्क किया है, राइट आंसर होना चाहिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लॉजिक समझ में आया? अब अगला हमारा टॉपिक होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले समझो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि अगर मान लो आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर आपके पास अगर एक लिक्विड है और आपने कंटेनर को बंद कर दिया, ठीक है, और बाहर का जो प्रेशर है मान लीजिए वो 1 एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और अंदर कुछ तो वेपर प्रेशर होगा ना इसका, जो मगर मान लो अगर आपके पास पानी है तो उसका कुछ तो वेपर प्रेशर होगा। तो अगर मैं पानी को हीट करना स्टार्ट करूं तो कितना हीट करना पड़ेगा कि अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाए, तब हम कहते हैं पानी बॉईल हो रहा है। जब अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाता है तब लिक्विड बॉईल करता है, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपके पास प्योर वाटर है, प्योर वाटर थोड़ा बहुत वेपराइज होता है, बॉईल होता है, थोड़ा बहुत मतलब उसके वेपर्स होते हैं हल्का फुल्का 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। मान लीजिए अंदर का प्रेशर है 0.6 एटमॉस्फेयर, 0.6 एटमॉस्फेयर। आप उसको हीट करते हो तब जाके अंदर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है। कितना हो जाता है? 1 एटमॉस्फेयर। कितने डिग्री पे होता है? ये 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। लेकिन सपोज करो अगर इसी पानी के अंदर अगर मैं थोड़ा सा शुगर डाल देता हूँ, शुगर यानी शक्कर डाल देता हूँ, तो ऑब्वियसली बात है वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था वेपर प्रेशर में लोअरिंग हो जाती है। वेपर प्रेशर जो प्योर वाटर का होता है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना नहीं होता, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। मान लीजिए अब यहाँ का वेपर प्रेशर हो गया है 0.4 एटमॉस्फेयर, बाहर का अभी भी कितना है? बाहर का अभी भी 1 एटमॉस्फेयर है। तो अब मुझे इसको फिर से हीट करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको फिर से हीट करूंगा, क्योंकि अब मेरे पास पानी है और पानी के अंदर क्या है मेरे पास? पानी के अंदर मेरे पास शुगर है।
अब अगर इसको दोबारा हीट करना स्टार्ट करूं तो फिर से मुझे कितना हीट करना पड़ेगा कि इसका जो प्रेशर है अंदर का प्रेशर वो बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाए। ऑब्वियसली अब 100 डिग्री पे तो नहीं होगा, क्योंकि 0.6 से 1 एटमॉस्फेयर जाने के लिए 100 डिग्री लगा ना, तो 0.4 से 1 एटमॉस्फेयर जाने पे तो ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। अब वो 100 से ज़्यादा पे बॉईल होगा। क्यों? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम हो गया है। क्यों कम हो गया था? क्योंकि उसके अंदर शुगर आ गई थी। शुगर से वेपर प्रेशर ऑलरेडी बहुत कम हो गया था। अब 0.4 से 0.6 1 एटमॉस्फेयर ले जाने में ज़्यादा हीट लगेगी। इसीलिए जब भी हम पानी में कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं या सल्यूट डालते हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसको कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब पहले तो समझ लेना एलिवेशन क्यों होता है। इसलिए होता है क्योंकि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। अब ये सोल्यूशन है, इसका वेपर प्रेशर कम है, तो यहाँ से वहाँ तक जाने में टाइम लगेगा। अब यहाँ पर आपको समझना होगा ग्राफ। ये देखो, मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे ये आपका वेपर प्रेशर था। कितना था? 0.6 वेपर प्रेशर था प्योर वाटर का। और 1 एटमॉस्फेयर जब वो हो जाएगा तो हम कहेंगे कि वो बॉईल होने लग गया। तो प्योर वाटर जब होगा, प्योर वाटर जब मैं उसको हीट करूंगा तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा 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 और वो कितना हो जाएगा? 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। यहाँ तक लॉजिक समझ में आया? तो इसको हम लोग कहेंगे, देखो ये 100 डिग्री पे बॉईल होने लग गया, तो ये आपका हो गया T0, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे तुमने उसके अंदर सल्यूट ऐड किया तो ऑलरेडी वेपर प्रेशर कम हो गया। वेपर प्रेशर 0.6 से कितना हो गया? 0.4 हो गया। अब अगर इसको दोबारा हीट करूंगा तो क्या होगा? इसको दोबारा हीट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है 1 एटमॉस्फेयर पहुंचने में उसको टाइम लगेगा, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। और अब जो इसका वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा, जहां से मैं उसको 1 एटमॉस्फेयर लेके जा रहा हूं, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे टी, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। टीएस लिख दो या टी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बीच में जो डिफरेंस आया उसको हम लोग कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी। अब आपको याद क्या रखना है, ये डेल्टा टीबी इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं आपको फॉर्मूला लिखने के लिए कहूँ डेल्टा टीबी क्या होता है, तो डेल्टा टीबी का मतलब होता है, पहला फॉर्मूला, हायर यानी वेपर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। यह समझ में आया? अब कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा वो डिपेंड करेगा तुमने कितना सल्यूट ऐड किया, क्योंकि तुम जितना ज़्यादा सल्यूट ऐड करोगे उतना ज़्यादा ये वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। ये कम होता जाएगा तो बॉईल करने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम कह सकते हैं डेल्टा टीबी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? मोलैलिटी। क्यों? क्योंकि मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। स्मॉल m का मतलब मोलैलिटी, कैपिटल M का मतलब मोलैरिटी। आई होप आपने 11th स्टैंडर्ड में मोलैरिटी मोलैलिटी ये पढ़ा होगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं। अब इसके बाद इसका फॉर्मूला आएगा डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी का स्मॉल m। अब मोलैलिटी को अगर मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ तो फॉर्मूला आएगा वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मोलार वेट ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। पानी कितना है उसका वजन, सल्यूट कितना डाला उसका वजन, सल्यूट का मोलार मास कितना था, मल्टीप्लाइड बाय 1000 और केबी। यहाँ जो केबी होता है इसको कहा जाता है इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। कैन यू सी दिस? इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। अब इसका यूनिट क्या होगा? ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे केबी लिखना होगा तो केबी हो जाएगा डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय मोलैलिटी। डेल्टा टीबी यानी डिफरेंस इन टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा केल्विन में। याद रखना टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना, डिग्री सेल्सियस में लेने की गलती मत करना। ये ग्राफ यहाँ दिया हुआ है, आपको समझ में आया? अब तुम बोलोगे सर वहाँ पे तो 760 मिलीमीटर लिखा है, आप तो 1 एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हो। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था 1 एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ऐसे ही घुमाएंगे ये लोग आपको। ये आप पढ़ के जाओगे 1 एटमॉस्फेयर, वो लिख देंगे 760। आप पढ़ के जाओगे 760, वो लिख देंगे 1 एटमॉस्फेयर। तो ये 1 एटमॉस्फेयर मतलब इतना सब होता है, ये रट्टा मार के बाय हार्ट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है? अब केवी डेल्टा टीबी केल्विन में हो गया। मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर केजी। समझ में आया? तो ये देखो यूनिट केल्विन मोल पर केजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट किसको कहते हैं? केबी को कहते हैं, ये याद रख लेना। अब ऐसे ही जैसे बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ, वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आएगा। अब फ्रीजिंग पॉइंट का देखो मैंने यहाँ पे सारा डेरिवेशन लिख के लिखा हुआ है। फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन मतलब क्या? अब अगर पानी ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉईल होता है तो वो फ्रीज और लो टेम्परेचर पे होगा। अगर प्योर वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज होता था, जैसे अगर मान लो ये 0 डिग्री पे फ्रीज होगा, तो सोल्यूशन 0 से नीचे फ्रीज होगा। तो आपको अब ये फॉर्मूले दोनों याद रखने पड़ेंगे। डेल्टा टीबी का मतलब क्या होता है? सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट का कम होगा। ठीक है, प्योर वाटर का। फ्रीजिंग में क्या होगा? फ्रीजिंग में पानी जल्दी फ्रीज हो रहा है और सोल्यूशन बाद में फ्रीज होता है। तो देख रहे हो T0 पहले आया है, T बाद में आया है। T का मतलब सोल्यूशन होता है
टी का मतलब सोल्यूशन होता है, टी नॉट का मतलब प्योर वाटर होता है। तो यहाँ मैंने दोनों डेरिवेशन करके दिखाया हुआ है, डेल्टा टी बी मोलैलिटी, यहाँ डेल्टा टी एफ हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो इसका ग्राफ भी सिमिलर है, कैन यू सी दिस, इसका ग्राफ भी सिमिलर है, बस यहाँ से लाइन मारी हुई है। अब ये क्या इंडिकेट करता है ग्राफ, अपने को इसको समझना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ग्राफिकल ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनेंगे, ये फॉर्मूला समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? तो यहाँ पर डेल्टा टी बी की जगह यहाँ पे क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह के एफ आएगा, यहाँ पर के बी आ गया था। इसको मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, दूसरा नाम इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है जिसको कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो के एफ इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट, के बी इज मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला के बी इंटू W2 अपॉन M2 W1 अपॉन 1000, ठीक है, W1 इंटू 1000, सेम फॉर्मूला है, देखो सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ के एफ है और यहाँ के बी है। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं इसमें, इन दोनों फॉर्मूलेज में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। उनको ये नहीं समझता है बॉइलिंग पॉइंट की जब बात करेंगे तो सोल्यूशन का ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट का कम होता है, और फ्रीजिंग करते समय सॉल्वेंट जल्दी फ्रीज होता है और सोल्यूशन बाद में फ्रीज होता है, तो उसका नीचे आएगा, माइनस में आएगा, ये याद रख लेना। और दोनों के बी का भी यूनिट और के एफ का भी यूनिट सेम होता है, दोनों का यूनिट सेम होगा, ठीक है, ये दोनों यूनिट याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, रिलेटिव लूवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। अब आते हैं अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे जिसको कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, अगर मान लो दो अलग कंटेनर हैं, एक कंटेनर के अंदर अगर आपने मान लो पानी प्लस सल्यूट लिया है, दूसरे कंटेनर में भी पानी प्लस सल्यूट लिया है, लेकिन यहाँ जो सल्यूट लिया था मान लीजिए वो कम है, मतलब यहाँ पर आपने मान लीजिए सिर्फ 1 मोल सल्यूट लिया है, 1 मोल सल्यूट, यहाँ आपने 3 मोल सल्यूट ले लिया है, ज्यादा सल्यूट है यहाँ पे। और दोनों को अगर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कनेक्ट कर देंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से सिर्फ सॉल्वेंट माइग्रेट कर सकता है, ठीक है, सिर्फ। अभी देखो आपके बॉडी के अंदर बहुत कुछ है ना, खून भी है बॉडी के अंदर, सेल्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, पर आपको आता सिर्फ पसीना है। बाहर सिर्फ कभी ऐसा देखा है कि गर्मी में धूप में गए और खून निकल के ऐसे गिरने लग गया, नहीं। तो आपका जो स्किन है ना वो सिर्फ पानी को आर पार आने देता है, खून को आर पार आने नहीं देता, मतलब वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ में आया? वैसे ही हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ लगाएंगे जो सिर्फ पानी को आर पार जाने देगी और किसी को आर पार जाने नहीं देती है। तो अब होगा क्या, जब ऐसे दो सोल्यूशन आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, जहां पर ये वाले सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है क्योंकि उसमें 1 मोल है, और ये वाले का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि उसमें 3 मोल्स है, और तो आपके यहाँ पे आप नोटिस करते हो कि पानी कहाँ से फ्लो करता है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है। जहां सॉल्ट ज्यादा होगा, सल्यूट ज्यादा होगा, पानी उस डायरेक्शन में जाता है। इस स्पॉन्टेनियस फ्लो को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। तो अगर मैं पूछूं पानी कहाँ से कहाँ जाता है, तो पानी जाता है जहां कम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है वहां से, जहां हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है उस तरफ, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन की तरफ। लेकिन हम एक दूसरी भाषा में भी बोल सकते हैं कि पानी वहां से वहां जाता है जहां पानी ज्यादा होगा। देखो यहां अगर सल्यूट कम है मतलब पानी ज्यादा है, यहां सल्यूट ज्यादा है मतलब पानी कम है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पानी जहां ज्यादा होगा वहां से जहां पानी कम है उस तरफ जाता है, या दूसरी भाषा में कहूं तो जहां सल्यूट कम होगा वहां से जहां सल्यूट ज्यादा होता है पानी उस डायरेक्शन में जाता है। इसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। तो दोनों वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इसको अच्छे से समझ लेना, बाय हार्ट कर लेना। अब ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या, देखो अगर पानी यहाँ से यहाँ आने लगेगा तो ये वाला पिस्टन ऊपर चला जाएगा, ऊपर उठने लगेगा। अब अगर मान लो मैं नहीं चाहता कि यहाँ का पानी यहाँ आ जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे इस पिस्टन को पकड़ के रखना पड़ेगा। तो मुझे कितनी ताकत लगानी पड़ेगी कि ये ऑस्मोसिस रुक जाए, ये पानी यहाँ से यहाँ ना आए, 1 मोलार से 3 मोलार की तरफ ना आए, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। द प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपल भाषा में सिखा रहा हूँ, इसको याद कर लेना। अब मैं टेक्निकल नहीं होना चाहता हूँ, मैं ये डायग्राम का एग्जाम्पल लेके नहीं सिखाना चाहता हूँ, मैं इस एग्जाम्पल से आपको सिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर भी लिखाया है सॉल्वेंट सोल्यूशन, तो पानी यहाँ से यहाँ जाएगा,
फिर यहाँ देखो सॉल्यूशन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, सोल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, तो पानी यहाँ से यहाँ जा रहा है। लॉजिक समझ में आया? सेम चीज को मैंने यहाँ सिंपल भाषा में सिखा दिया। तो ऑस्मोसिस समझा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, लो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, तो पानी यहाँ से वहाँ जाना शुरू कर देगा। जहाँ सल्यूट ज़्यादा होगा पानी वहाँ जाएगा, सिंपल भाषा में इतना याद रखें। और उसको रोकने के लिए हमको जो प्रेशर लगाना पड़ेगा उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा भाई? अगर यहाँ जितना ज़्यादा सल्यूट बढ़ेगा पानी उतनी स्पीड में इधर आएगा, उतनी स्पीड में आएगा तो उतना ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। जितना ज़्यादा इस डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना स्पीड में पानी आएगा, उतना ज़्यादा मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा। दूसरा टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो पानी स्पीड में जाएगा, ज़्यादा फोर्स के साथ जाएगा, तो मुझे ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर पे। तो पाई इज इक्वल टू सी इंटू टी। पाई को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो आर आता है। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है और आर के वैल्यूज याद रखने हैं। कितने होते हैं आर के वैल्यू? 8.314 जूल्स में होता है, 2 कैलोरीज होता है और 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर में होता है। इस चीज को याद रखना। अब ये पाई इज इक्वल टू सी आर टी इंपॉर्टेंट है। ये पाई इक्वल्स टू सी आर टी का फॉर्मूला देखोगे, कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन मोलार वेट, तो आर टी अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ याद रखना वॉल्यूम लीटर में है, वॉल्यूम लीटर में होनी चाहिए। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में होती तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे। समझ में आया? अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई करने का, अगर लीटर से दिया है तो करने का जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। ऑस्मोसिस समझा? अब मेरा अगला सवाल, मान लेते हैं कि अगर ये मेरा 1 मोलार का सोल्यूशन था, ये मेरा 3 मोलार का सोल्यूशन था, पानी यहाँ से यहाँ आ रहा था और उसको रोकने के लिए मुझे पाई का वैल्यू यानी इतना ऑस्मोटिक प्रेशर, इतना प्रेशर लगाना पड़ा। ठीक है, मान लेते हैं इसकी पाई की वैल्यू निकल के आती है 5, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो मैं 5 का प्रेशर लगाऊंगा तो ये ऑस्मोसिस रुक जाएगा, पानी यहाँ से यहाँ नहीं आएगा। व्हाट इफ आप 5 से ज़्यादा लगा दोगे? तो आपने अगर 10 लगा दिया तो उल्टा हो जाएगा। जो पानी यहाँ से यहाँ आ रहा था अब उल्टा हो जाएगा, यहाँ का पानी वहाँ जाने लगेगा। मतलब जो अब तक ऐसे ऑस्मोसिस हो रहा था उसका उल्टा हो जाएगा और उसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। व्हाट डू यू कॉल इट? आरओ। आपने सुना होगा घर में कैंट आरओ लगाते हैं, आरओ वाटर प्यूरिफाई। आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। तो मैंने यहाँ आरओ लिखा हुआ है। रिवर्स ऑस्मोसिस कब होता है? जब आपका अप्लाइड प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस कब होगा? जब आपका अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैं लिख देता हूँ रिवर्स ऑस्मोसिस की कंडीशन क्या है बताओ? तो ये है अप्लाइड प्रेशर, दिस इज अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना प्रेशर चाहिए था उससे ज़्यादा लगा दिया है आपने तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस को डीसलाइनेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखना। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। यहाँ पर देखो इन्होंने पूरा यहाँ पूरा लिखा हुआ है, पाई इक्वल्स टू N2RT अपॉन वॉल्यूम, पाई इक्वल, अब इन्होंने M लिख दिया है, मोलैरिटी, मैंने C लिखा हुआ है। C मतलब कॉन्सेंट्रेशन, तो आप M लिख सकते हो, मोलैरिटी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे फॉर्मूला वही रहेगा। एट द एंड ऑफ द डे फॉर्मूला तो वही निकल के आ रहा है ना, पाई इक्वल्स का पाई का फॉर्मूला। लॉजिक समझ में आया? अब देखो अगला जो टॉपिक है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल तो नहीं बनेगा लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो मान लो मेरे पास एक तरफ 3 कंटेनर है मेरे पास, तीनों कंटेनर में एक तरफ पानी, यहाँ पानी, यहाँ पानी। यहाँ पहला सोल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन है C1, ठीक है, दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन है C2, तीसरे का कॉन्सेंट्रेशन है C3। 3 अलग अलग सोल्यूशन मैंने लिए हुए हैं, ठीक है, और तीनों का अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है। यहाँ भी ऑस्मोसिस होगा, पानी इस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ भी ऑस्मोसिस होगा, यहाँ पर भी ऑस्मोसिस होगा। अब तीनों को रोकने के लिए, तीनों का ऑस्मोसिस रोकने के लिए मुझे जो ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा, मान लेते हैं पहले वाले सोल्यूशन में अगर मुझे ऑस्मोसिस को रोकना है तो 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर लगाना पड़ता है, दूसरे वाले में भी 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लगाना पड़ता है, और तीसरे वाले में मुझे सिर्फ 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ता है। इससे मुझे क्या समझ में आया कि जो पहला सोल्यूशन है और जो दूसरा सोल्यूशन है उनका कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा, क्योंकि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम लग रहा है इसका मतलब दोनों में सेम अमाउंट में ऑस्मोसिस हो रहा है, इसका मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा। ऐसे सोल्यूशंस को हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन।
तो आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है। अब यहाँ इन दोनों को कंपेयर करो, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा उसको कहते हैं हाइपरटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। लॉजिक समझ में आया? तो ये हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक याद रखना, और आइसोटोनिक सोल्यूशन की कंडीशन याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला हमारा टॉपिक होता है जिसको कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करा दिया। फिर आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे। अब व्हाई वी आर स्टडिंग कॉलिगेटिव, अब तक हमने जितना भी पढ़ा वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट था। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बारी है। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए अगर मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें पानी है, मुझे पता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब मान लो अगर इस पानी के अंदर मैं 10 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के डाल देता हूँ। कितने मॉलिक्यूल्स डाल रहा हूँ मैं? 10 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के डाल देता हूँ। तो मैंने देखा इसका बॉइलिंग पॉइंट अब 104 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो गया। कितने का डेल्टा टी बी आया? डेल्टा टी बी का वैल्यू आया 4 डिग्री सेल्सियस का। 4 डिग्री से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ठीक है, अब मैं उसी पानी के अंदर अगर मान लो 10 मॉलिक्यूल NaCl का डालता तो मैं नोटिस करता कि इसका देखो, इसके भी 10 मॉलिक्यूल है, इसके भी 10 मॉलिक्यूल है, NaCl के भी। ठीक है, अब मैं नोटिस करूंगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 108 डिग्री सेल्सियस हो गया। मतलब कितने का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आया? 8 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आया। और तीसरे कंटेनर में पानी लेता हूँ और उसमें 10 मॉलिक्यूल AlCl3 के डाल देता हूँ, और मैं यहाँ नोटिस करता हूँ कि अब जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट है वो 116 डिग्री सेल्सियस हो गया। मतलब कितने का चेंज आया? 16 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया। तो अब मेरा सवाल है, इसमें भी 10 मॉलिक्यूल थे, इसमें भी 10 मॉलिक्यूल थे, इसमें भी 10 मॉलिक्यूल थे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबकी अलग अलग क्यों आ रही है? मतलब इसमें 4 डिग्री का चेंज क्यों आ रहा है, इसमें 8 डिग्री का चेंज क्यों आ रहा है, इसमें 16 डिग्री का चेंज क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पानी में जाने के बाद ग्लूकोज ही रहता है। उसके 10 मॉलिक्यूल ही रहते हैं, ना वो डिसोसिएट करता है ना वो एसोसिएट करता है। तो यहाँ जो 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में चेंज आया, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि NaCl भी उतना ही करेगा, लेकिन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि NaCl के 10 मॉलिक्यूल पानी में जाने के बाद 20 आयंस बना देते हैं। क्योंकि 10 आयन Na+ के, 10 आयन Cl- के, तो ग्लूकोज के 10 मॉलिक्यूल 10 ही रहते हैं, क्योंकि वो डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं करता, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। लेकिन वेरेज अगर मैं NaCl की बात करूं तो उसके 10 मॉलिक्यूल डालोगे ना तो वो 20 आयन बना देता है, यानी डबल आयन बना देता है, हमेशा 2 गुना ज़्यादा बनाता है। इसीलिए अगर देखो तो यहाँ 104 डिग्री का चेंज आया, तो यहाँ 108 डिग्री का चेंज आया, बॉइलिंग पॉइंट भी डबल हो गया। तो जितना बॉइलिंग पॉइंट एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए बढ़ा, उससे 2 गुना ज़्यादा एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 10 मॉलिक्यूल थे, यहाँ पर 20 आयन्स हैं। तो AlCl3 में क्या हुआ? जब मैंने 10 मॉलिक्यूल AlCl3 के लिए, तो मुझे कुल मिलाकर 40 आयंस मिले, 40 आयंस मिले, यानी 4 गुना। ग्लूकोज से अगर मैं कंपेयर करूं तो ग्लूकोज 10 मॉलिक्यूल ही दे रहा था, लेकिन अगर AlCl3 को देखूं तो वो 40 मॉलिक्यूल दे रहा है, यानी 4 गुना ज़्यादा आयंस दे रहा है, 4 टाइम्स ज़्यादा। तो अगर यहाँ पर 4 डिग्री का चेंज आया तो यहाँ पर उससे 4 गुना ज़्यादा, यानी 16 डिग्री का चेंज आया। तो ये एक डिफरेंस होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में। समझ में आया? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। यहाँ 10 पार्टिकल ही थे, यहाँ 20 पार्टिकल हो गए, यहाँ पर 40 पार्टिकल हो गए। अब पार्टिकल आयन है, कटायन है, अनायन है, मुझे उससे लेना देना नहीं है, पर 40 पार्टिकल हो गए। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको कहते हैं वेंट हॉफ फैक्टर। क्या होता है वेंट हॉफ फैक्टर? देखो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो इलेक्ट्रोलाइट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा या तो ज़्यादा रहेगी या तो कम रहेगी। अगर वो 20 आयन प्रोड्यूस कर रहा है, यानी 2 गुना ज़्यादा आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 गुना बढ़ जाएगा। तो कितने टाइम्स आपकी, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विल नेवर बी इक्वल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कभी उसके बराबर नहीं होगी, उल्टा हमेशा उससे ज़्यादा होगी। कितने गुना ज़्यादा होगी? जैसे NaCl के केस में 2 गुना ज़्यादा थी, AlCl3 के केस में 4 गुना ज़्यादा थी, क्योंकि वो 40 आयन दे रहा था, ग्लूकोज 10 आयन ही दे रहा, 10 मॉलिक्यूल ही दे रहा था। तो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ मुझे किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज समटाइम्स मल्टीप्लाइड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे यहाँ पे 2 गुना ज़्यादा है तो I का वैल्यू 2 हो गया, यहाँ पे 4 गुना ज़्यादा थी तो I का वैल्यू 4 हो गया। तो इस I को हम लोग कहते हैं वेंट हॉफ फैक्टर। क्या कहते हैं इसको? वेंट हॉफ फैक्टर।
अब अगर वेंट ऑफ फैक्टर को डिटेल में समझना है तो मैंने आगाज कोर्स में बहुत डिटेल में समझाया, आप वहाँ पे आके देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। अगर नहीं करना है आपको आगाज बैच ज्वाइन, तो मैंने यूट्यूब पे भी इसके काफ़ी वीडियो डाल रखे हैं, यहाँ पे मैंने वेंट ऑफ फैक्टर को काफ़ी डिटेल में समझाया है कि बेसिकली क्या होता है। तो अब आपको सीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, सीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको जो मेन चीज़ें याद रखनी है मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहला मुझे बताओ आई का मतलब क्या हो गया, आई का मतलब हो गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, देखो कंपेयर करो, आई का मतलब क्या हो जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा एक बात बताओ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, वो हमारी एक्सपेक्टेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब हम उम्मीद करते हैं कि उतना ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी NaCl में आनी चाहिए थी जितनी ग्लूकोज में आई, क्योंकि ग्लूकोज में 4 डिग्री से बढ़ा, तो NaCl में भी हम उम्मीद कर रहे थे कि 4 डिग्री से होना चाहिए, पर हो गया 8 डिग्री से। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की जगह हम लिख सकते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सपेक्टेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये हमेशा याद रखना। तो ये दो फॉर्मूले। अब देखो आप जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले पढ़ रहे थे, जितने भी आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले अगर आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे, वो सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले हमारे किसके लिए थे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए था। हमने स्टार्ट में ही बता दिया था नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, मान लो अगर मुझे लिखना है डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी नॉट रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मुझे इसका फॉर्मूला बनाना है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई मल्टीप्लाइड बाय फिर वही फॉर्मूला डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वन, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो मुझे सिर्फ उसको आई से मल्टीप्लाई करना है। अगर मुझे इलेक्ट्रोलाइट का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यही है ना फॉर्मूला हमारा, यही तो कह रहा है कि अगर मुझे डेल्टा टीबी का फॉर्मूला निकालना है, जैसे ये इलेक्ट्रोलाइट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालनी है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को सिर्फ आई से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर मान लो मुझे डेल्टा टीबी का फॉर्मूला चाहिए, किसके लिए चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला वैसे क्या था, के बी W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय W1, ये किसके लिए था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, उसको सिर्फ आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। वैसे ही सिमिलरली डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या था KF W2 अपॉन M2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1, ये था, ये किसके लिए था फॉर्मूला, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अपने को इलेक्ट्रोलाइट के लिए चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय आई कर दो, समझ में आया। पाई का फॉर्मूला क्या था, पाई का फॉर्मूला था CRT, बराबर है ना, CRT था, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए था, इसको आई से मतलब कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूले को अगर आप वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो इलेक्ट्रोलाइट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बन जाती है। सिमिलरली अगर मुझे डेल्टा पी अपॉन पी नॉट निकालना था इलेक्ट्रोलाइट का, तो मुझे करना क्या होगा, फॉर्मूला क्या था, WM अपॉन MW2121, इसको आई से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये फॉर्मूला अगर आप देखोगे ना, यहाँ बॉक्स बना के दिया हुआ है, कैन यू सी दिस, इन सब में किससे मल्टीप्लाई किया है, आई से मल्टीप्लाई किया, बस आपको यही चीज याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसके अलावा क्या याद रखना है, देखो वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला समझा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, ये तो मैंने भी लिख दिया। उसके अलावा देखो ये सारा फिर इसमें और दो फॉर्मूले मैंने बना दिए कि एक्चुअल मास ऑफ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास, कैसे पता चला, ये देखो आप इधर से ध्यान से देखो, डेल्टा टीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास, डेल्टा टीएफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास, पाई का अगर मैं इसका आगे का फॉर्मूला लिखूं तो सी का फॉर्मूला क्या था, W2 अपॉन M2 इंटू RT अपॉन वॉल्यूम, यही था ना। तो पाई का वैल्यू भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास, मतलब मैं कह सकता हूं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास, बराबर। तो आई के फॉर्मूले मुझे क्या आएगा, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, तो मैं लिख सकता हूं आई अपॉन मोलार मास ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय, फिर नीचे क्या था, एक्सपेक्टेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन मोलार मास एक्सपेक्टेड, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मोलार मास एक्सपेक्टेड, सॉरी मुझे सर्दी हो गई है बहुत ज्यादा, डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑब्जर्व, समझ में आया। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखोगे ना, मोलार मास थ्योरेटिक ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड अपॉन ऑब्जर्व, कैन यू सी दिस, मोलार मास एक्सपेक्टेड अपॉन मोलार मास ऑब्जर्व। अब यहां तक हम लोगों ने वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़ा। अब याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, मैं नोट करके एक चीज लिखाना चाहता हूं यहाँ पे, और ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आई होप मैंने कहीं स्पेस छोड़ी हो, नहीं छोड़ी हो, चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, यहीं पे लिखा, हमेशा याद रखना
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। जिसके नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। कल को अगर मैं तुमसे कहता हूं 3 मोलार H2SO4 है मेरे पास 0.5 मोलार AlCl3 है, मुझे बताओ दोनों में से किसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा। तो भाई ये डिपेंड करेगा, चलो इसको 0.3 मोलार कर देते हैं, इसको 0.3 मोलार कर देते हैं, बताओ किसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा। तो अब ये कैसे पता करेंगे, तो मुझे एक बात बताओ, अगर H2SO4 डिसोसिएट करेगा तो क्या देगा, 2 टाइम्स H प्लस और SO4 माइनस 2 एक बार, और AlCl3 अगर डिसोसिएट करेगा क्या देगा, एल्यूमिनियम 3 प्लस और मुझे देगा 3 बार Cl माइनस 1। मतलब यहाँ से टोटल मेरे पास 4 आयंस आएंगे, 4 आयंस आएंगे, और यहाँ से टोटल मेरे पास कितने आयंस आएंगे, 3 आयंस मेरे पास आएंगे, ठीक है। लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलार दिया है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.3 मोलार दिया है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करना हो कभी, तो सिंपल फॉर्मूला याद रखना, कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय वेंट-ऑफ फैक्टर। H2SO4 का वेंट-ऑफ फैक्टर 3 है क्योंकि वो 3 आयन देता है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसकी हमेशा 3 गुना ज़्यादा होगी, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर NaCl 20 आयन दे रहा था, तो वो ग्लूकोज से 2 गुना ज़्यादा दे रहा था, 2 टाइम्स ज़्यादा दे रहा था, है ना। तो इनडायरेक्टली मैं यहाँ AlCl3 का देखूंगा, AlCl3 का 40 आयन दे रहा था, तो ग्लूकोज के कंपैरिजन में 4 गुना आयन दे रहा था। तो यहाँ मुझे समझ में आ रहा है H2SO4 हमेशा 3 आयन देगा, AlCl3 हमेशा 4 आयन देगा, पर इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.3 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.5 है। तो नंबर ऑफ आयंस कभी भी निकालना हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है, तो कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय आई का मतलब होता है कि उसके एक मॉलिक्यूल में से कितने आयंस आएंगे। जैसे इसके मॉलिक्यूल में से 3 आयंस आएंगे और इसके मॉलिक्यूल में से 4 आयंस आएंगे, तो ये निकालना बड़ा आसान है। इसके ऊपर आपको जब मैं PYQ करवाऊंगा ना, तब मैं बताऊंगा इसका एप्लीकेशन कैसे होता है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये दी दिया हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है पता है, आई कैसे निकालें, हमको कैसे पता चलेगा आई का वैल्यू क्या है। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका आई का वैल्यू आसान है। कैसे, क्योंकि मुझे पता है H2SO4 जब टूटेगा तो 3 आयन प्रोड्यूस करेगा, 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फेट, आई का वैल्यू 3 है। NaCl जब टूटेगा तो कितने आयन प्रोड्यूस करेगा, 2 आयन प्रोड्यूस करेगा, 1 सोडियम और 1 क्लोराइड, आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। कल को अगर HCl टूटेगा तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वेंट-ऑफ फैक्टर का वैल्यू निकालना बहुत आसान होता है, आप देख के निकाल सकते हो कितने आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अब अगर मैं कल को तुमसे कहूँ एसिटिक एसिड यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर कभी मेरे पास आ जाता है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड CH3COOH, तुम बोलोगे अरे सर ये तो बड़ा आसान है, NH4 प्लस और OH माइनस, इसका भी आई का वैल्यू 2 होगा। नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई का वैल्यू हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं आपको। एसिटिक एसिड का अरे सर कितना आसान है, एसिटेट आयन बनेगा, CH3CO माइनस और H प्लस आयन 2 आयन बनेंगे, तो दोनों में आई का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा। गलत। अगर मुझे किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का वेंट-ऑफ फैक्टर का वैल्यू पता करना है, तो याद करो आपके टेक्स्ट बुक के लास्ट में आपने एक डेरिवेशन पढ़ा था, ये वाला AXBY, ये देखो वेंट-ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके लिए होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है। तो मैंने ना यहाँ डेरिवेशन लिखा है, खैर ये डेरिवेशन किसी काम का नहीं है, ये डेरिवेशन किसी काम का नहीं है क्योंकि डेरिवेशन तो बोर्ड्स के पेपर में आता है, MHT CT में लेना देना नहीं है। तो याद रखना, अगर मुझे कभी किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का वेंट-ऑफ फैक्टर पता करना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, वेंट-ऑफ फैक्टर का ये फॉर्मूला है, दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता होना चाहिए वीक इलेक्ट्रोलाइट का, विल बी इक्वल टू I-1 अपॉन N प्राइम माइनस। अब ये N प्राइम क्या होता है सर, N प्राइम मतलब कि जब वो मॉलिक्यूल टूटेगा तो कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल CH3COOH जब टूटेगा तो एसिटेट आयन प्रोड्यूस करेगा और H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पर N प्राइम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि वो 2 आयन प्रोड्यूस कर रहा है, एसिटेट आयन और H प्लस। जो अब तक हम लोग वेंट-ऑफ फैक्टर मान रहे थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, वो यहाँ पर N प्राइम का काम करेगा। किसका काम करेगा, N प्राइम। ये जो हम N प्राइम लिख रहे हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कल को AXBY है, अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये X टाइम्स A प्लस प्रोड्यूस करेगा और Y टाइम्स B माइनस प्रोड्यूस करेगा। तो N प्राइम का वैल्यू दिया हो जाएगा, X प्लस Y हो जाएगा। इसको याद रखना, समझ में आया। देखो आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है उसका जब तक आप PYQ या न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते। तो फिलहाल आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, एटलीस्ट फॉर्मूला बाय हार्ट करो,
आपको जब मैं पीवाईक्यू करवाऊँ तब उस समय ऐसा नहीं होना चाहिए यार सर हमको तो फॉर्मूला ही नहीं आता, हमने कभी देखा ही नहीं है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वेंट ऑफ फैक्टर और एन प्राइम क्या होता है। हाँ, एन प्राइम कैसे निकालेंगे सर समझ में नहीं आया, एक क्वेश्चन करवा दो तो समझ में आ जाएगा। एप्लीकेशन हम पीवाईक्यू में कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट फॉर्मूला तो बाहर रखो। कल को अगर मैं कहता हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आई का वैल्यू कितना है, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि H2SO4 जब टूटेगा तो 3 आयन प्रोड्यूस करेगा, तो आई का वैल्यू 3 हो जाएगा। एटलीस्ट इतना तो पता करके रखो। आपको पता होना चाहिए कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है, तो जितने जिसके ज्यादा नंबर ऑफ आयन होंगे उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा बढ़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा। ये सिंपल लॉजिक्स अगर आपको याद होते हैं तो आप आराम से पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चीजें ज्यादा आएंगी, तो उम्मीद करता हूँ एटलीस्ट आप इतना तो करके रखोगे मेरे लिए। तो यहाँ आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम ना पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशंस एंड क्वालिटेटिव के जितने भी पीवाईक्यू है टॉपिक वाइज मैं उनको अलग अलग वीडियोस में डालूंगा। जैसे मैंने सॉलिड स्टेट में डाला, सॉलिड स्टेट में मैंने 5 वीडियो बनाए जिसमें मैंने अलग अलग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व किया। सिमिलरली सॉल्यूशंस एंड क्वालिटेटिव के भी मैं अलग अलग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को पीवाईक्यू को सॉल्व करूंगा। सॉल्यूशंस, क्वालिटेटिव, सॉलिड स्टेट और आयनिक इक्विलिब्रियम, ये तीनों चैप्टर यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल होंगे ताकि बच्चे आके देख सकें। एंड बाकी के जितने भी चैप्टर्स होंगे वो ऐप पर आपको क्रैश कोर्स में मिलेंगे। और इवन मेरे जो आगाज बैच चलते हैं, मेरा जो भी आगाज बैच चलेगा, ठीक है, जो फुल लेंथ बैच मेरा होता है उसमें भी आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर अब हम इसके सॉल्व करेंगे पीवाईक्यूज। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा, कम टाइम में पूरे चैप्टर का रिवीजन, देखो मैंने उतना ही पढ़ाया जितना सीटी के लिए जरूरत है। मैं ज़्यादा आपको यहाँ पे ज्ञान देना नहीं चाहता, मैं बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है। वो जेईई नीट में काम आता है, वहाँ पर मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ाता हूँ। मैंने आगाज बैच में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया, यहाँ पे उतना ही पढ़ाया है जितना सीटी के लिए ज़रूरत है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ शेयर जरूर करना, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, यहाँ वहाँ जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। व्यूज़ बढ़ेंगी तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।